नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के नॉवल मिलता है। इस कहानी में सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकते। ये कहानी केवल व्यास के लिए है। चले आप कहानी पर नजर डालें। द सीओज ऑब्सेशन, अर्जुन। अध्याय 181। परिणाम। काफी देर के बाद ली हाओ अंततः पहाड़ की तलहटी से ऊपर की ओर दौड़ा। हालांकि वह पहले ही दौड़ हार चुका था। इसके तुरंत बाद रियर ओबरॉय भी पहाड़ की तलहटी से तेजी से ऊपर आ गया। उत्साहित होकर उसने खुद को अर्जुन रायजादा की बाहों में फेंक दिया और कहा, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, हम फिर से जीत गए हैं। वे जीत गए थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अर्जुन रायजादा के लिए जीतना कितना कठिन था। हम हार गए हैं और नियमों के अनुसार ये 4 कारें अब आपकी हैं। ली हाओ ने दांत पीसते हुए कहा। हमें कारें नहीं चाहिए, अर्जुन रायजादा ने हाथ हिलाते हुए कहा। हमारी बस एक ही शर्त है। क्या शर्त? ली हाओ हैरान रह गया। अब से तुम लोग जियागुआई शहर में बिल्कुल भी कदम नहीं रखोगे। अर्जुन रायजादा ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई। ली हाओ ने भौहें चढ़ाई, फिर सिर हिलाया और अपने लोगों के साथ चला गया। चारों स्पोर्ट्स कारों को कंटेनरों में भरकर एक बड़े ट्रक में ले जाया गया। दृश्य तुरंत खुशी से भर गया। युवा मास्टर वेई ने अर्जुन रायजादा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भाई ये इतने कुशल रेसर होंगे। हमें कभी न कभी प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मुझे रेसिंग का डर हो गया है। अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे फिर कभी रेसिंग के लिए मत कहना। बोलते समय अर्जुन रायजादा ने अपनी पतलून की टांग ऊपर कर ली, जिससे उस पर खून जैसा लाल धब्बा दिखाई दिया। युवा मास्टर वेई हंसे, मैंने सोचा था कि भाई ये लोहे से बने हैं। पता चला कि आप तो बस इसे सहन कर रहे थे। रियर ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा के शरीर पर खून के लाल धब्बे को कोमलता से देखा और चिंता से पूछा, ये कैसे हुआ? दर्द हो रहा है क्या? मैं ठीक हूँ, अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अभी कार आपके पास छोड़ता हूँ, जब मेरे पास समय होगा मैं इसे लेने आऊंगा। हे श्री ली, चलो चलें। इसके बाद अर्जुन रायजादा ने रियर ओबरॉय को 599 पर बैठाया और 599 स्पोर्ट्स कार तेजी से पहाड़ की तलहटी की ओर चली गई। सुबह का समय हो चुका था। रियर ओबरॉय ने अपना सिर झुकाया और अर्जुन रायजादा को गौर से देखा, जिससे उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अजीब तरीके से पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? नहीं, रियर ओबरॉय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आज रेसिंग करते हुए तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। सचमुच? अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। हम, रियर ओबरॉय ने सिर हिलाया। कार धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरी और अर्जुन रायजादा ने उसे जियांगमिन पर्वत की तलहटी में नदी के किनारे पार्क कर दिया। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत था, उपनगरीय जिलों से दूर था और शहरी ग्रामीण इंफ्रापृष्ठ से दूर था। आसपास केवल कुछ मछुआरे ही बिखरे हुए रहते थे। रियर ओबरॉय ने कार का दरवाजा खोला और फिर बाहर निकल गई। रात के धुंधले आकाश में चमकती चांदनी छाई हुई थी और आसपास का वातावरण एक धुंधले प्रभामंडल से भरा हुआ लग रहा था, कोमल और पूर्णतया पवित्र। रियर ओबरॉय पास के लॉन में बैठ गई, तितली की तरह हल्की, परी की तरह सुंदर, कोमल चाल के साथ, और अपने हाथों से अपनी पोशाक पकड़े हुए वह नाजुक ढंग से जमीन पर बैठ गई। अर्जुन रायजादा आगे बढ़कर रियर ओबरॉय के पास लेट गया। उनके सामने कंकड़ों से भरी एक नदी थी और बगल में उथली घास के मैदान थे। लॉन पर बैठकर आकाश में चंद्रमा को देखना और झरने की ध्वनि सुनना असाधारण रूप से आरामदायक और शांतिपूर्ण था। अर्जुन रायजादा। रियर ओबरॉय ने अपनी बाहों को उसके पैरों के चारों ओर लपेटा और फिर अपना सिर घुमाकर अर्जुन रायजादा की ओर देखा। चांदनी की रोशनी उसके गालों पर एक संत जैसी चमक बिखेर रही थी, जिससे उसके 8 मोती जैसे सफेद दांत दिखाई दे रहे थे। उसने पूछा, आप वास्तव में कौन हैं? मुझे कैसे पता चलेगा? अर्जुन रायजादा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है मैं बहुत बड़ा बुरा आदमी हूँ। हाँ, रियर ओबरॉय अचानक हंस पड़ी और बोली, हो सकता है तुम एक विकृत व्यक्ति हो जो एक रात एक सभ्य महिला को छेड़ने के लिए बाहर गया था और फिर तुम्हारे सिर पर छड़ी से प्रहार किया गया और तुम अपनी याददाश्त खो बैठे, है ना? अर्जुन रायजादा रियर ओबरॉय की अचानक सनक से दंग रह गया। रियर ओबरॉय की मुस्कान बहुत आरामदायक थी और उस समय वह अर्जुन रायजादा के सामने बहुत सहज थी। अर्जुन रायजादा ने रियर ओबरॉय की सुंदरता को देखा और उस पल के लिए उसे लगा कि उसका चेहरा इतना परिचित लग रहा था, मानो उसने उसे सपने में देखा हो। फिर भी ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि चमत्कार जीवन में केवल एक बार ही होता है। अर्जुन रायजादा ने रियर ओबरॉय को गौर से देखा, जो उसके दिल से आती गंभीरता को महसूस कर सकती थी। जैसे जैसे वे एक दूसरे को देखते गए, उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। उनके बीच चमकदार चांदनी चमक रही थी। अचानक अर्जुन रायजादा ने हाथ बढ़ाया और रियर ओबरॉय के निर्दोष चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसे ऐसे पकड़े हुए जैसे वह कोई चीनी मिट्टी का टुकड़ा हो जो किसी भी क्षण टूट सकता है। रियर ओबरॉय को गौर से देखते हुए उन्होंने कहा, जियोरुओ, क्या तुम जानती हो, इस समय तुम मुझे इतने परिचित लग रहे हो, मानो हम एक दूसरे को पिछले जन्म में जानते हो। फट। रियर ओबरॉय अचानक हंस पड़ी, उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। अर्जुन रायजादा, मैंने ये पंक्ति पहले भी सुनी है। ये परिचित लगता है।
तुमने यह बात कई लड़कियों से नहीं कही होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैं कसम खाता हूं कि मैंने ये सिर्फ तुमसे कहा है। हे क्या ऐसा है? रिया ओबरॉय खिलखिलाकर हंसी। उसकी मुस्कान बेहद खूबसूरत थी और अर्जुन रायजादा उसके नम लाल होठों को कैद करने से खुद को रोक नहीं सका। रिया ओबरॉय थोड़ा कांप उठी, विरोध करने के लिए तैयार थी, लेकिन तुरंत ही उसे अर्जुन रायजादा ने अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। अर्जुन रायजादा ने निर्णायक रूप से अपनी जीभ की नोक से उसके दांत खोले और जल्दी से रिया ओबरॉय के मुंह में प्रवेश किया। उसने उसकी कोमल जीभ को बंद कर लिया और मीठा अमृत खींच लिया। रिया ओबरॉय अर्जुन रायजादा की हरकतों से कांप उठी। वह इस राक्षस से बचना चाहती थी, लेकिन हिलने में असमर्थ थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रिया ओबरॉय को चुंबन की कला का एहसास हुआ, मानो बिजली की महीन धाराएं उसके शरीर में प्रवाहित हो रही हो और झुनझुनी उसकी हड्डियों तक पहुंच रही हो। उसने अर्जुन रायजादा को कसकर पकड़ लिया। चांद शर्माकर बादलों के पीछे छिप गया। अंधेरे ने चांदनी को ढक लिया था, जिससे उनके आसपास का दृश्य धुंधला हो गया था, जबकि उनका तापमान तेजी से बढ़ रहा था। रिया ओबरॉय को पकड़े हुए अर्जुन रायजादा ने उस क्षण उसे गहराई से प्यार किया, इस चंचल और सुंदर महिला से प्यार किया। उसकी कोमल जीभ का स्वाद लेते हुए एक हाथ उसकी छाती में घुस गया और दोनों हाथों से रिया ओबरॉय के स्तनों को कसकर पकड़ लिया और उन्हें धीरे से मसलने लगा। रिया ओबरॉय ने ठंडी हवा में सांस ली। उसकी आंखें धुंधली थीं, हवा के साथ बहते बालों का एक गुच्छा उसके आकर्षण को बढ़ा रहा था। अर्जुन रायजादा ने दृढ़ता से झुककर रिया ओबरॉय की छाती पर लगे क्रिस्टल क्लियर लाल जैड रत्न को पकड़ लिया। उसके नाखून लगभग अर्जुन रायजादा की मांसपेशियों में धंस गए। वह कांप उठी, नीचे सुगंध का प्रवाह महसूस किया। अर्जुन रायजादा ने उन गर्वित और पूर्ण रत्नों को पकड़े हुए कुंवारी सुगंध को गहराई से सूंघा। रिया ओबरॉय ने अस्पष्ट और अस्पष्ट आवाजें निकाली। अर्जुन रायजादा का हाथ धीरे धीरे रिया ओबरॉय की पोशाक में पहुंच गया, तेजी से उसकी सुरक्षा शॉर्ट्स को दरकिनार कर दिया और चुपके से उसके निजी क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उसने फीतेदार अंडरवियर की एक पट्टी को महसूस किया और अपनी उंगली के एक हल्के से झटके से उसने कपड़े को एक तरफ कर दिया। उसकी उंगली गीली धार में फिसलने लगी। सस! रिया ओबरॉय की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिमाग खाली हो गया, मानो उसके सिर के अंदर एक ग्रेनेड फट गया हो। उसने जल्दी से अर्जुन रायजादा को धक्का देकर दूर कर दिया और घबराते हुए कहा, नहीं नहीं अर्जुन रायजादा, मत करो। क्या हुआ? अर्जुन रायजादा ने अपनी आक्रामक हरकतें रोक दी। उसकी पैंट उसके लोहे की तरह सख्त लिंक के कारण लगभग फटने वाली थी। पीड़ा, बहुत अधिक बुरी इच्छा उसके अंदर घूम रही थी, लगातार उसके कुंवारी पुरुष स्व को परिष्कृत कर रही थी। अर्जुन रायजादा भारी सांस लेते हुए, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने रिया ओबरॉय को चांदनी के नीचे पकड़ रखा था। उसकी परिपूर्णता निर्दोष रूप से चमक रही थी। ऐसी आक्रामकता और इच्छा उसमें भर गई। अर्जुन रायजादा ने पीड़ा से कहा, यह अब काम क्यों नहीं कर सकता? मैं, रिया ओबरॉय आंखों में आंसू लिए अपने अस्त व्यस्त रूप को देखते हुए सिसकते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो बस डरा हुआ हूं, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन रायजादा अपने पूरे शरीर में दर्द सहन कर सका और फिर रिया ओबरॉय को कपड़े पहनाए। अर्जुन रायजादा, तुम मुझे दोष नहीं दोगे, है ना? रिया ओबरॉय आंसू के साथ दयनीय और बारिश में नाशपाती के फूलों की तरह आकर्षक, दिल तोड़ने वाली कमजोर लग रही थी। वह उसे कैसे दोष दे सकता है? अर्जुन रायजादा ने ऐसा दिखावा किया कि कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। रिया ओबरॉय ने सिर झुकाकर फिर आंसू भरी आंखों से कहा, शायद मैं अपना हाथ इस्तेमाल कर सकती हूं। मैंने सुना है कि एक आदमी के लिए इसे रोककर रखना बुरा है। अर्जुन रायजादा तुरंत ठिठक गया। स्थिर खड़े होकर रिया ओबरॉय की अभिव्यक्ति और उसके शब्दों के कारण फीकी पड़ रही बुरी इच्छा विस्फोटक रूप से उभर आए। अर्जुन रायजादा ने अपनी पैंट पकड़ ली। हमें वापस जाना चाहिए। रिया ओबरॉय ने शर्म से अर्जुन रायजादा की ओर देखा। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद अर्जुन रायजादा तुरंत शहर वापस चली गई और हमेशा की तरह रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा को उसे यूनिवर्सिटी सिटी में छोड़ दिया। फिर वह अकेले घर चली गई। किसी कारण से रिया ओबरॉय इस बारे में बहुत गुप्त रहती थी कि वह कहाँ रहती है। इस पर अर्जुन रायजादा काफी उलझन में पड़ गया। ये छोटी लोमड़ी बिल्कुल धूर्त खरगोश जैसी थी। जैसे ही अर्जुन रायजादा कार से बाहर निकला, स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह की स्थिति की जांच करने की तैयारी कर रहा था। उसने अभी कुछ कदम ही उठाए थे कि अचानक उसके दिमाग में एक डूबता हुआ पूर्वाभास पहुंच गया। उनके बाईं ओर दो व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उनके दाईं ओर एक काले रंग की शेवरले वैन खड़ी थी, जिसकी खिड़कियों पर एक विशेष रंग चढ़ा हुआ था। अर्जुन रायजादा ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक सैन्य वाहन फिल्म थी, जो बहुत महंगी और दुर्लभ थी। एक प्रकार की फिल्म जिसे दूरबीन से भी कार के अंदर नहीं देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा है कि हम घिर गए हैं, अर्जुन रायजादा के दिल में पहला विचार था। 182 अध्याय 174 अध्याय 171 इसके लिए पूछना स्नैप। एक सिक्का जमीन पर गिरा और अर्जुन रायजादा तुरंत उसे उठाने के लिए नीचे झुका। उस क्षण तक वह अपने पीछे की स्थिति को देख चुका था।
दो काले कपड़े पहने ताकतवर आदमी धीरे धीरे पास आ रहे थे और उनके दोनों हाथ जेबों में थे, जिससे एक काली बंदूक का हैंडल दिखाई दे रहा था। अर्जुन रायजादा ने तेजी से सिक्का उठाया और आगे चलना जारी रखा। ये लोग पेशेवर थे। इस शेवरले व्यावसायिक वाहन को जुटा पाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। इसके टायरों और मजबूत चेसिस से लेकर बुलेट प्रूफ खिड़कियों तक ये स्पष्ट था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का एक सैन्य तकनीकी सहायता वाहन था। सामान्यतः ऐसे वाहनों को तब तक तैनात नहीं किया जाता था जब तक कि महत्वपूर्ण या अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता था, और लगभग हर तैनाती के परिणामस्वरूप किसी न किसी को पकड़ लिया जाता था। अर्जुन रायजादा चलते हुए सिक्के से खेल रहा था। अचानक उसके पीछे खड़े दो व्यक्तियों ने अपनी गति बढ़ा दी, जबकि दो अन्य व्यक्ति जो समाचार पत्र पढ़ रहे थे अपने कागज मोड़कर खड़े हो गए और सड़क के उस पार चले गए। अर्जुन रायजादा ने अचानक गति बढ़ाई और तेजी से आगे की ओर भागा, जिससे उसके पीछे खड़े दोनों लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर वे उसके पीछे दौड़ पड़े। परिवर्तन देखकर अखबार पढ़ने वाले लोगों ने तुरंत अपनी दिशा बदली और अर्जुन रायजादा की ओर दौड़ पड़े। हवा में ही अर्जुन रायजादा कूद पड़ा और अपने पैरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए दोनों एजेंटों पर जोरदार लात मारी। उफ, रात के अंधेरे में अखबार पढ़ रहे हो? या तो वे मंदबुद्धि हैं या फिर उन्हें मानसिक समस्या है। अर्जुन रायजादा ने ठंडे स्वर में उपहास किया। उसे पकड़ो, उसके पीछे खड़े दो आदमी चिल्लाए। इस समय शेवरले के व्यावसायिक वाहन का दरवाजा खुला और 3 सशस्त्र व्यक्ति बाहर निकले, जिन्होंने 3 कोनों से अर्जुन रायजादा को घेर लिया और अपनी बंदूकें उस पर तान दी। नेता चिल्लाया, रुको वरना हम गोली मार देंगे। दिन के उजाले में बंदूकें लहराते हुए, इसमें कोई शक नहीं कि ये विशेष विभाग के लोग हैं। अर्जुन रायजादा ने ठंडे स्वर में उपहास किया। अर्जुन रायजादा, तुम गिरफ्तार हो। हम राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से हैं। मुख्य व्यक्ति ने अपनी जेब से एक हरे रंग की पुस्तिका निकाली, जिस पर लिखा था पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय। अर्जुन रायजादा ने उस पर नजर डाली और पाया कि यह असली था। ऐसा लग रहा था कि उसने सचमुच ध्यान आकर्षित कर लिया था। उत्सुकतावश उसने पूछा, अजीब बात है, मुझ जैसे कानून का पालन करने वाले नागरिक पर आपकी नजर कैसे पड़ी? कुछ मत कहो और हमारे साथ एक कप चाय पर आओ, उस आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तभी कई लोग दौड़कर आए, अर्जुन रायजादा को हथकड़ी लगा दी और उसे कार में धकेल दिया। पूरी प्रक्रिया में 10 मिनट से भी कम समय लगा। ऐसा नहीं था कि अर्जुन रायजादा उनसे लड़ नहीं सकता था, वह समझना चाहता था कि वास्तव में कौन चीजें भड़का रहा था और उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। अन्यथा यदि वह आज बच भी गया तो भविष्य में और लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अर्जुन रायजादा को तुरंत शेवरले के व्यावसायिक वाहन के अंदर ले जाया गया, जिसमें 2 अन्य व्यक्ति भी थे, एक चालक की सीट पर और दूसरा सह चालक की सीट पर। पीछे की ओर का स्थान इतना तंग था कि उसमें अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तथा वहां विभिन्न उपकरण भरे हुए थे, उपग्रह रिसीवर, सिग्नल ट्रांसमीटर और एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जब बलवान ने अर्जुन रायजादा को वाहन में बैठाया तो अन्य लोग तुरंत बाहर कूद पड़े और छाया से कई कारें प्रकट हुई और रुक गईं। वे लोग जल्दी से इन वाहनों में सवार हो गए, जो तेजी से आगे बढ़े और यूनिवर्सिटी सिटी में ऐसे गायब हो गए जैसे वे वहां कभी गए ही न हो। जियांगहुआई शहर के एक गुप्त विभाग में अर्जुन रायजादा को अंदर लाया गया। रात काफी हो चुकी थी, रोशनी कम थी और कभी कभी लोग एक दूसरे का अभिवादन किए बिना ही आगे बढ़ जाते थे। अर्जुन रायजादा को एक ऐसे कमरे में धकेल दिया गया जिसमें एक अलंकृत लाल लकड़ी का नक्काशीदार दरवाजा और एक उभरा हुआ फ्रेम था। कैप्टन लियू, हमने उसे पकड़ लिया है, ताकतवर आदमी ने बताया और फिर कार्यालय में एक आदमी पर चिल्लाया। अंदर 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे, एक जिसकी नाक टेढ़ी थी अर्जुन रायजादा की ओर देखने के लिए मुड़ा, आंखें सिकोड़ते हुए बोला, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया। फिर वह बलवान व्यक्ति तुरंत मुड़ा और चला गया। अंदर मौजूद 2 लोगों ने अपनी निगाहें अर्जुन रायजादा की ओर घुमाई, दोनों उसकी पहचान जानने के लिए उत्सुक थे। कैप्टन लियू सन यात्सेन सूट पहने हुए, अपनी छाती पर पाक पेन लगाए हुए और चमकदार चमड़े के जूते पहने हुए अर्जुन रायजादा को हैरान कर रहे थे। यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्यों को भी आराम की आवश्यकता थी। वे इस अधर्मी समय पर भी काम क्यों कर रहे थे? क्या आप अर्जुन रायजादा हैं? कैप्टन लियू ने जिज्ञासा से अर्जुन रायजादा को देखा। वास्तव में अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और ठंडी हंसी के साथ कहा, अपने नाम के अनुरूप अपनी सीट पर अपरिवर्तित, मैं अर्जुन रायजादा हूं। क्या आप सऊदी अरब के राजकुमार के दोस्त हैं या शायद इराक में कोई हथियार विक्रेता है? कैप्टन लियू की आंखों से अचानक एक डरावनी रोशनी निकली। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य के रूप में वे मनोविज्ञान और विभिन्न प्रासंगिक विषयों में स्वाभाविक रूप से कुशल थे। किसी व्यक्ति की आंखें उसकी आत्मा की खिड़कियां होती हैं और कभी किसी को धोखा नहीं देती, यहां तक कि सबसे कुशल झूठ बोलने वाले भी धोखे के क्षण में अपनी आंखों के माध्यम से सच्चाई प्रकट करते हैं। यह अर्जुन रायजादा क्षण भर के लिए चौंक गया। उसे अपने दिल में एहसास हुआ कि किसने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। यह कोई और नहीं बल्कि झांग बुफिन था। अब जब वह समझ गया तो चीजें सरल हो गईं। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और कहा, क्या आपके पास कोई सबूत है? हम अर्जुन रायजादा, मैं ये स्पष्ट कर दूं, कोई भी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में प्रवेश करके सीधा बाहर नहीं निकल सकता।
कैप्टन लियू ने ठंडे स्वर में कहा, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी से सहयोग करने की सलाह देता हूं, अन्यथा जब तक हम तथ्यों को स्पष्ट करेंगे तब तक तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे मत कहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो को नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि यह राज्य परिषद के अधीन काम करता है ना? अर्जुन रायजादा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं इस बात से अनजान हूं कि झांग बुफेन ने मुझे फंसाने के लिए आपके साथ सांठगांठ की थी, सिर्फ इसलिए कि वह प्रांतीय समिति के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के निदेशक का बेटा है? वह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंटों को बुला सकता है हो? थप्पड़। कैप्टन लियू ने गुस्से में मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, अर्जुन रायजादा, बकवास बंद करो। बस अपनी समस्याओं को स्वीकार करो, वरना इस कठोर व्यवहार के लिए मुझे दोष मत दो। मिर्च का पानी या बाघ का मल, जो भी चालें तुम्हारे पास हैं, उन्हें दिखाओ। मैं, अर्जुन रायजादा, तुमसे कभी नहीं डरता। अर्जुन रायजादा ने कोई डर नहीं दिखाया, उसकी कलाई पर हथकड़ी उसे बिल्कुल भी बाधित नहीं कर सकी। यदि वह चाहते तो उन्हें 5 सेकंड में हटा सकते थे, लेकिन वह ये देखने के लिए उत्सुक थे कि ये लोग कितने दुर्जय हैं, क्योंकि यह अफवाह थी कि एक बार राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में प्रवेश करने के बाद बाहर निकलना संभव नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप यही पूछ रहे हैं? कैप्टन लियू ने व्यंग्य किया, फिर दरवाजे की ओर चिल्लाया, कोई इधर तो आओ। कैप्टन लियू, 2 हटे-कट्टे आदमी तुरंत अंदर आए। उसे तहखाने में ले जाओ, उसकी अच्छी देखभाल करो। कैप्टन लियू ने अर्जुन रायजादा की ओर देखा, उसकी आंखों में न तो डर था और न ही पछतावा। इसके बजाय उन्होंने जो देखा वह प्रत्याशा और उत्साह था। कैप्टन लियू कुछ हद तक हैरान थे, क्या यह आदमी सचमुच मौत से नहीं डरता? जैसे ही दोनों ताकतवर लोग अर्जुन रायजादा को हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, दरवाजे के बाहर से एक कर्कश महिला की आवाज आई, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन हिम्मत करता है। यह आवाज सुनकर अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए, उसकी आंखों में तेज रोशनी आ गई, वह आंखें फाड़कर देखने लगा। बिना किसी संदेह के उसने अनुमान लगा लिया था कि यह कौन था। कैप्टन लियू ने भौहें चढ़ाई और सभी ने एक साथ अपनी निगाहें दरवाजे की ओर घुमा ली। बाहर काले चमड़े का परिधान पहने एक महिला अंदर आई। उसकी चिकनी चमड़े की पोशाक उसके कामुक शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे सभी पुरुष अनायास ही हौंफने लगे। उसका सुडौल शरीर, उसकी आगे की ओर झुकी हुई मुद्रा, उसकी चुस्ती और उसका उठा हुआ पिछला हिस्सा हर आदमी की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। महिला के पीछे 2 पुरुष भी थे, जिन्होंने उसी तरह के काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनकी आंखों पर मास्क लगा हुआ था। अर्जुन रायजादा को उनमें से निकलती हुई शक्ति की एक विचित्र आभा का एहसास हुआ। सचमुच ये बहुत अजीब था। दोनों व्यक्तियों के पास आते ही अर्जुन रायजादा को तुरंत अपने अंदर एक बेचैनी सी महसूस हुई। एमिस, यान। अर्जुन रायजादा ने सुश्री की ओर देखा। यान आश्चर्यचकित, जियो अर्जुन, चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने से कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा, सुश्री ने कहा। यान की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। उसकी अभिव्यक्ति देखकर अर्जुन रायजादा को भावनाओं की लहर महसूस हुई। अनाथ होने के कारण उसे बहुत अधिक उत्पीड़न सहना पड़ा था। सुश्री के रूप में किसी ने कभी उनकी परवाह नहीं की थी। यान ने कहा था। एमिस। यान ने कैप्टन लियू की ओर देखा और कहा, आपके पास अर्जुन रायजादा को रिहा करने के लिए 1 मिनट है, अन्यथा आपको परिणाम भुगतने होंगे। तुम लोग कौन हो? कैप्टन लियू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उन्होंने इन अप्रत्याशित मेहमानों को देखा। वह उनके अजीबोगरीब पहनावे और उनके साहसिक बयानों से बेहद आश्चर्यचकित थे। कैप्टन लियू, उसे जाने दो। उनके पीछे एक आदमी जिसका पेट निकला हुआ था, शर्मिंदा होकर अंदर आया, जिसने केवल दरवाजे से अपना सिर झांका, जैसे कि वह एक बाहरी व्यक्ति था जो किसी और के मामलों में दखल देने में बहुत शर्मीला था। कैप्टन लियू उस आदमी को अविश्वास से देखते हुए दंग रह गए और आश्चर्य से पूछा, निर्देशक डेंग, क्या यह क्या है? ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नाराज नहीं कर सकते, चलो इन्हें जल्दी से रिहा कर देते हैं। निर्देशक डेंग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। हाँ, निर्देशक डेंग के आदेश के साथ कप्तान लियू 10 गुना साहस के साथ भी अर्जुन रायजादा को हिरासत में रखने की हिम्मत नहीं कर पाए। कैप्टन लियू ने उसे छोड़ दिया और अर्जुन रायजादा सुश्री के पीछे चला गया। यान को राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से बाहर कर दिया गया। मोटे निर्देशक ने आदरपूर्वक सुश्री को देखा। यान दरवाजे से बाहर। एमिस। यान ने अपने पीछे चल रहे 2 लोगों को निर्देश दिया, तुम पहले वापस जाओ और मिशन का विवरण नेता को बताओ। दोनों व्यक्तियों ने तुरंत सिर हिलाया, फिर वे गाड़ी लेकर चले गए। एमिस। यान ने अपना सिर घुमाकर अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, मूर्ख लड़के, तुम फिर से मुसीबत में कैसे पड़ गए, और इस बार तो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के लोगों के साथ भी। मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता हूँ। अर्जुन रायजादा ने अपने सुंदर चेहरे को छुआ। 183, अध्याय 175, अध्याय 172, क्या आप इसे चाहते हैं? फट। एमिस। यान तुरंत हंस पड़ा। उसने अपने लाल होठों को ढक लिया, उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, लेकिन उसकी हंसी जल्द ही एक कठोर खांसी में बदल गई, और फिर पीला चेहरा होने के कारण उसने खून की कुछ बूंदें खांसकर बाहर निकाल दी। अर्जुन रायजादा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत सुश्री का समर्थन किया। यान ने उत्सुकता से पूछा, सुश्री? यान, क्या है?
तुम्हारे साथ क्या गलत है? मैं ठीक हूँ, सुश्री। यान ने जल्दी से अर्जुन रायजादा को दूर धकेल दिया, अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है, बस कुछ दिन आराम करो और सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से सुश्री का समर्थन किया। यान से बात की और फिर एक टैक्सी बुलाते हुए कहा, क्या मैं आपको आराम करने के लिए घर ले जाऊं? ठीक है, सुश्री। यान ने सिर हिलाया, लेकिन कार में बैठने के बाद वह तुरंत अर्जुन रायजादा के कंधे पर झुक गई और गहरी नींद में सो गई। सुश्री के मुंह से हल्की सी सुगंध आ रही थी। यान ने अर्जुन रायजादा को अपना सिर नीचे करने और 2 बार गहरी सांस लेने के लिए मजबूर किया। सुश्री की गर्दन से यान के कपड़े अर्जुन रायजादा ने उन 2 भरे हुए और दृढ़ स्तनों को देखा, और वह छोटा लड़का जिसे आज रियो ओबरॉय ने छेड़ा था, एक बार फिर एक शक्तिशाली अजगर में बदल गया। अरे दोस्त, तुम 2 मिनट से कार में हो, कम से कम मुझे तो बता दो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, है ना? ड्राइवर ने असहाय होकर पीछे देखा। वह वास्तव में युवा जोड़े को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन टैक्सी में रहते हुए उसे गंतव्य न बताना बहुत मुश्किल था। जाना। शिन्हाई अपार्टमेंट जाओ। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से सिर हिलाया, उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। तुम्हें ये बात पहले कह देनी चाहिए थी, ड्राइवर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। एक पति के तौर पर तुम वाकई गैर जिम्मेदार हो, इतनी रात को अपनी पत्नी के साथ घूम रहे हो। सास, आजकल के युवा। ड्राइवर ने एक क्षण के लिए शिकायत की और फिर तेजी से शिन्हाई अपार्टमेंट की ओर चला गया। टैक्सी शिन्हाई अपार्टमेंट के सामने रुकी और अर्जुन रायजादा ने सुश्री को आवाज दी। यान कई बार। हालांकि सुश्री। यान इतना थक गया था कि अर्जुन रायजादा चाहे जितना भी पुकारे, वह उसे नींद से नहीं जगा सका। असहाय होकर अर्जुन रायजादा केवल सुश्री को ही उठा सकता था। यान को अपनी बाहों में लेकर प्रवेश द्वार से लेकर अपार्टमेंट तक एमएस। यान हल्का था, जिससे अर्जुन रायजादा को पूरी यात्रा में सहजता महसूस हुई। अपनी बाहों में उस सुंदरी को लेकर अर्जुन रायजादा विरोधाभासी भावनाओं से ग्रस्त हो गया। उनके मन में सुश्री यान एक कुलीन महिला थी, ताओ युवानमिन द्वारा वर्णित कमल की तरह, जिसकी दूर से प्रशंसा की जा सकती थी, लेकिन उसके साथ नजदीक से नहीं खेला जा सकता था। इसलिए अर्जुन रायजादा ने सुश्री के प्रति कोई अनुचित प्रगति करने की हिम्मत नहीं की। यान, यहां तक कि जब उसके सीने की जिप उसके गर्वीले और भरे हुए स्तनों के कारण खुली हुई थी, जिससे उसकी गहरी दरार दिख रही थी, तब भी अर्जुन रायजादा ने नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। अपार्टमेंट में प्रवेश करते समय अर्जुन रायजादा को एक बहुत ही अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उसके निचले शरीर में बना तंबू कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने जल्दी से सुश्री को जगह दी। यान धीरे से सोफे पर लेट गई। काले बालों की एक लट उसके गाल पर गिर गई। उसके गुलाबी होंठ, पतली नाक, पतली पलकें, वह शुद्ध और चमकदार जेड जैसा चेहरा, ये सब अर्जुन रायजादा को बता रहे थे कि यह महिला कितनी आकर्षक थी। वह बहुत सुंदर है। अर्जुन रायजादा अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सका। वास्तव में सुश्री यान एक खूबसूरत महिला थी, अभी 30 साल की भी नहीं हुई थी। उसमें एक परिपक्व युवती का आकर्षण था। उसने वह कच्चापन खो दिया था जो लियू मोमो में था, नहीं उसमें एक मध्यम आयु वर्ग की महिला का मुरझाया हुआ रूप था। वह एक असाधारण युवा महिला की तरह सुंदर थी। उसके शरीर में वक्रता थी और कामुकता देखने लायक थी। विस्तृत श्रृंगार के बिना भी वह कई पुरुषों को अत्यधिक मोहित कर सकती थी। अर्जुन रायजादा चुपचाप सुश्री के बगल में खड़ा था। यान घुटनों के बल बैठा था, जब तक कि उसके और उसके चेहरे के बीच केवल 10 सेंटीमीटर की दूरी नहीं रह गई थी। वह उसके शरीर से निकलने वाली खुशबू को भी स्पष्ट रूप से सूंघ सकता था। ये सुगंध निश्चित रूप से इत्र की नहीं थी, बल्कि स्त्री के शरीर के लिए विशिष्ट कस्तूरी की थी। एक ऐसी सुगंध जो पुरुषों को पागल कर सकती थी तथा उन्हें पतंगों की तरह आग में कूदने के लिए प्रेरित कर सकती थी। इस गंध को सूंघते हुए अर्जुन रायजादा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक भेड़िए की तरह हो जिसने ताजा खून की गंध पकड़ ली हो। वह अत्यंत संवेदनशील हो गया। उसके शरीर का तापमान तुरंत बढ़ गया और उसके भीतर की दुष्ट ज्वाला बेकाबू हो गई तथा उसके शरीर में अराजक रूप से दौड़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह जोर जोर से हौंफने लगा। वहां घुटने टेकते हुए उसका चेहरा सुश्री के और करीब आ गया। यान का, नहीं, यह नहीं चलेगा। अर्जुन रायजादा के दिमाग में एक विचार कौंधा कि उसे किसी की कमजोरी के क्षण में उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, कि वह सुश्री का इलाज नहीं कर सकता। यान इस तरह अपने जीवन रक्षक। एक झटके के साथ अर्जुन रायजादा फर्श से उछला और बाथरूम में भाग गया, शॉवर चालू कर दिया और अपने शरीर पर ठंडा पानी डाल लिया। नवंबर का महीना शुरू हो चुका था और नवंबर की रातें ठंडी थी, यहां तक कि तटीय शहर जियागुआई में भी। हालांकि अर्जुन रायजादा ने जरा भी डर नहीं दिखाया, बर्फीले पानी को अपने सिर पर गिरने दिया और अच्छी तरह से नहाया। जैसे ही हड्डियों को जमा देने वाला पानी उस पर पड़ा, वह धीरे धीरे शांत हो गया और उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे कम हो गया। यद्यपि उनकी उत्तेजना स्थिर बनी रही, लेकिन अब ये चिंता का विषय नहीं था। अर्जुन रायजादा अंततः आशंकित हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सुश्री की उपस्थिति में ऐसा होगा। यान, वह खुद पर नियंत्रण खो देगा। ऐसा क्यों हो रहा था? नग्न रियो ओबरॉय को गले लगाते समय भी अर्जुन रायजादा ने कभी खुद को नहीं खोया था।
इस रहस्योद्घाटन ने अर्जुन रायजादा को गहराई से चौंका दिया। अधिक आरामदायक कपड़े पहनने के बाद अर्जुन रायजादा ने फ्रिज से बियर का एक कैन निकाला और उसे पी गया। सुबह के 5 बज चुके थे। उसे आश्चर्य हुआ कि रात अचानक बीत गई। अर्जुन रायजादा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बियर का कैन पीने के बाद वह काफी तरोताजा महसूस कर रहा था। तुरंत ही उन्होंने सुश्री को अपने साथ ले लिया। यान को कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया, फिर पलटकर सोफे पर सो गया। रात की आपाधापी के कारण जैसे ही उसका सिर तकिए से टकराया, वह लगभग सो गया। जब वह सोता था तो उसका मन जटिलताओं से भरा हुआ था। धुंध में ऐसा लगा जैसे कमरे का दरवाजा खुला और फिर एक सेक्सी और आकर्षक महिला लगभग बिना कुछ पहने बाहर निकली। वह दीवार के सहारे झुक गई। उसकी लंबी जेड जैसी टांगों ने अर्जुन रायजादा को चकित कर दिया और उसकी पतली कमर ऐसी लग रही थी मानो उसे एक हाथ से घेरा जा सकता है। अर्जुन रायजादा तुरंत सोफे पर बैठ गया और आश्चर्य से बोला, सुश्री। यान, आप। जियो अर्जुन, इधर आओ। सुश्री। यान ने टेढ़ी उंगली से अर्जुन रायजादा को इशारा किया। उसकी गुलाबी जीभ उसके नम होठों पर चिढ़ाते हुए फिसल रही थी, लगभग इतनी उत्तेजक कि नाक से खून बहने लगा। बिना एक शब्द कहे अर्जुन रायजादा तुरंत कमरे की ओर चला गया। एमिस। यान उसे बिस्तर के पास ले गया, फिर अर्जुन रायजादा को नीचे धकेलते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम ये चाहते हो और मैं तुम्हें संतुष्ट करने के लिए तैयार हूँ। क्या ये ठीक है? यह। अर्जुन रायजादा की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अपनी नजर सुश्री पर पड़ने से खुद को नहीं रोक सका। यान की छाती। एमिस। यान उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी, अपने हाथों पर खुद को सहारा दे रही थी। उसका पूरा शरीर लगभग उस पर दबा हुआ था। अर्जुन रायजादा ने तेजी से सांस ली। वह उसके प्रति अपने लगभग शून्य प्रतिरोध को नकारने में असमर्थ थी। उसने स्तब्ध होकर अपना सिर हिलाया। एमिस। यान ने हंसते हुए कहा और फिर झुककर अपने होंठ अर्जुन रायजादा के होंठों से सटा दिए। उसकी सुगंधित छोटी जीभ एक तेज चांदी के सांप की तरह उसके मुंह में घुस गई। अचानक से अर्जुन रायजादा ने सुश्री को पकड़ लिया। यान की कोमल जीभ फिर निष्क्रिय से सक्रिय हो गई। एक तेज लुढ़क के साथ उसने उसे अपने नीचे दबा लिया। वह ऐसी सुंदर स्त्री का पूरा आनंद कैसे न ले सका। अर्जुन रायजादा ने तुरंत सुश्री के सामने क्लैस्प खोल दिया। यान की पीठ और उसके भरे हुए स्तन स्वतंत्र होकर आगे की ओर उछलते हुए प्रतीत हो रहे थे। उन्हें कांपते हुए देखकर अर्जुन रायजादा की सांसें तेज हो गईं और उसने अपना चेहरा उन दोनों टीलों के बीच दबा लिया। जियाओ अर्जुन, क्या तुम्हें ये पसंद है? सुश्री। यान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे ये बहुत पसंद है। अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। तब, क्या आप भविष्य में भी मेरे साथ ऐसा करना चाहेंगे? यान ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। ओह हाँ। अर्जुन रायजादा ने लगभग सहजता से सिर हिलाया। आइए, मैं आपकी देखभाल करूंगी, संतुष्ट महसूस करते हुए सुश्री ने कहा। यान ने अर्जुन रायजादा को नीचे धकेला, फिर उसके कपड़े उतार दिए और उसे अपने नीचे दबा लिया। उसने अपने गर्वित भरे हुए स्तनों से उसकी मालिश की और अर्जुन रायजादा को उसकी सेवा में अवर्णनीय रूप से आराम महसूस हुआ। अचानक उसने पाया कि उसकी सांसें तेज चल रही हैं। एमिस। यान ने अर्जुन रायजादा के हाव भाव को देखते हुए अपने होठों से उसके चेहरे को धीरे से चूमा, फिर अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी जीभ उसकी छाती पर फिर आई। एमिस। यान इन कलाओं में निपुण था और उसके पास सर्वोच्च अनुभव था। वह पुरुष के शरीर के सबसे संवेदनशील स्थानों को अच्छी तरह जानती थी तथा ये भी जानती थी कि किसी भी समय पुरुष को किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अचानक उसने अर्जुन रायजादा के कठोर लिंग को पकड़ लिया और उसे धीरे से झटका दिया। ओह। अर्जुन रायजादा की आंखें बाहर निकल आईं और उसने तेजी से सांस ली। ये कहना होगा कि सुश्री। यान ने अर्जुन रायजादा को लगभग आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। वह जल्दी से अपने आप को संभालकर एक बार फिर लड़ाई में उतरने के लिए तैयार हो गया। एमिस। यान ने हंसते हुए कहा, फिर अर्जुन रायजादा के पैरों के बीच घुटनों के बल बैठ गई। उसके गोल और भरे हुए स्तन हवा में लटक रहे थे। ऐसी मनमोहक गतिविधि को देखकर कोई भी व्यक्ति तुरंत अपना नियंत्रण खो देगा। यह महिला बहुत ही कामुक, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मोहक थी। एमिस। यान। अर्जुन रायजादा दंग रह गया। जियाओ अर्जुन, मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगी, सुश्री ने कहा। यान खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर उसकी गुलाबी जीभ बाहर निकली जो हल्के से अर्जुन रायजादा की उत्तेजना पर फिसलने लगी। अर्जुन रायजादा का पूरा शरीर कांप उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह नियंत्रण खोने वाला है। इसके बाद सुश्री। यान ने निर्णायक रूप से अर्जुन रायजादा की मर्दानगी को अपने मुंह में ले लिया। ममम ममम। सुश्री। यान ने कुछ बार बुदबुदाया। ये बहुत बड़ा था, निगलना असंभव था। उसके पास कम से संतुष्ट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने सिर्फ टिप ली और फिर अपनी उंगलियों से धीरे से उसके साथ खेला। उस क्षण अर्जुन रायजादा को अचानक एक पुरुष होने का आनंद महसूस हुआ क्योंकि उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। लेकिन आधे मिनट से भी कम समय बाद अर्जुन रायजादा ने जोर से चीख मारी। 184 अध्याय 176 अध्याय 173 सुश्री। यान को पहले से ही कुछ पता था। उसने तुरंत अर्जुन रायजादा के लिंग को अपने मुंह में ले लिया और फिर स्थिर रही।
वास्तव में अर्जुन रायजादा के शरीर से चरमोत्कर्ष की एक धारा फूट पड़ी। एमिस यान ने बिना हिले डुले उसे जल्दी से पकड़ लिया, हालांकि अर्जुन रायजादा की बढ़ती लहरें बहुत भारी थीं। एमिस यान ये सब सहन नहीं कर सका और उसे गंदगी निगलनी पड़ी। इससे उसे खांसी भी आने लगी। काफी देर बाद अर्जुन रायजादा ने अंततः अपना काम पूरा कर लिया। हालांकि सुश्री यान का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसके गाल भी पीले पड़ गए थे। अर्जुन रायजादा से जो कुछ आया था उसका अधिकांश हिस्सा सुश्री ने निगल लिया था। यान तो उसका गला घुट गया। फिर भी सुश्री यान अभी भी अंतिम रूप देने में कामयाब रहा। उसने धीरे से अर्जुन रायजादा के लिंग को चूसा और साफ किया। एमिस यान, क्या तुम ठीक हो? अर्जुन रायजादा जल्दी से उठे और सुश्री यान की पीठ थपथपाई। यान वापस आ गया है। गुरगल सुश्री यान ने आखिरी निवाला निगल लिया और जल्दी से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तो ये सब न होता। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से खुद को दोषी ठहराया। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूं? यदि कोई दोषी है तो वह मैं हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि यह तुम्हारा पहला अनुभव था, सुश्री ने कहा। यान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे खजाना मिल जाएगा। हे तो जियो अर्जुन, ये तुम्हारा पहली बार है। आप जियाओ रुओ को कैसे नहीं जीत पाए? टोनटोन भी एक अच्छी लड़की है, तुम्हें पता है। ओह! अर्जुन रायजादा स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। उसने शर्म से सुश्री की ओर देखा। यान से कहा, मैं एमिस यान ने अभी मेरा ख्याल रखा, अब तुम्हारा ख्याल रखने की बारी मेरी है। जियाओ अर्जुन, क्या आप अभी भी इसके लिए तैयार हैं? सुश्री यान आश्चर्यचकित था। हे क्यों ना हम पता लगाएं? अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। एमिस पब फ्यूचर विज्ञापन। यान ने नीचे देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि एक चरमोत्कर्ष के बाद अर्जुन रायजादा का लिंग अभी भी अविश्वसनीय रूप से दृढ़ था और उसमें कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। एमिस यान रोमांचित था। अर्जुन रायजादा ने तुरंत सुश्री को गले लगा लिया। यान ने अपने दांत खोले, अपने मुंह में पुदीने का स्वाद डाला और उनकी जीभें आपस में उलझ गईं। अर्जुन रायजादा के हाथ नीचे की ओर बढ़े और अंततः सुश्री को ढूंढ लिया। यान का संवेदनशील स्थान। जियो अर्जुन, नहीं, वहां मत छुओ, सुश्री यान ने कहा। ठीक है, अब और छूना नहीं। चलो असली कार्रवाई शुरू करते हैं। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया, तुरंत सुश्री को धक्का दिया। यान बिस्तर पर लेट गई और अपनी चिकनी लंबी टांगें उसके कंधों पर रख दी। अर्जुन रायजादा का विशालकाय अंग बाहर तैयार खड़ा था। एमिस यान ने जल्दी से अपनी पीठ को झुकाया और चिल्लाई, ये बहुत बड़ा है, तुम्हें धीरे चलना होगा। हे चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से सुश्री के साथ नरमी से पेश आऊंगा। यान अर्जुन रायजादा हंसा, फिर अपने कूल्हों को धीरे से आगे बढ़ाया। जैसे ही वह गहराई में गया, अर्जुन रायजादा को एक बड़ा प्रतिरोध और एक शक्तिशाली आलिंगन महसूस हुआ। एमिस जैसे ही अर्जुन रायजादा का लिंग 1/3 अंदर गया, यान चिल्लाया। एमिस यान ने अपना सिर जोर से हिलाया और कहा, नहीं, और अंदर मत जाओ, इससे दर्द होगा। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। फिर अर्जुन रायजादा ने धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की और जल्द ही वह गति में आ गया, शुरुआत में 1/3 से लेकर अंततः पूरी लंबाई तक। इसने सुश्री को लगभग ऐसा ही बना दिया। यान पूरी तरह से ऐठन। वो बस इतना ही कह सकी, बहुत बड़ा, बहुत मोटा। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन रायजादा एक उच्च शक्ति, उच्च आवृत्ति वाली पिस्टन मशीन थी, जो लगातार सुश्री के शरीर में धक्के मार रही थी। यान का शरीर। एमिस अर्जुन रायजादा को संतुष्ट करने के लिए यान को विभिन्न रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार अर्जुन रायजादा ने वास्तव में एक पुरुष होने का आनंद अनुभव किया। यह एक बहुत ही आनंददायक अनुभूति साबित हुई। अर्जुन रायजादा को अपने शरीर की हर कोशिका सांस लेती हुई महसूस हुई, और इतना ही नहीं, बल्कि उसे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे वह बादलों के ऊपर तैर रहा हो। जियाओ अर्जुन, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, सुश्री ने कहा। यान अचानक चिल्लाया। वह अर्जुन रायजादा द्वारा दृढ़ता से दबाई गई थी। उसके सामने आधा घुटने टेके, अपनी पीठ बाहर निकाले, सब कुछ अर्जुन रायजादा की निगाह के नीचे। अर्जुन रायजादा के सदस्य ने सुश्री को बुरी तरह मारा। यान के नितंब प्रत्येक प्रहार के साथ उसका भरपूर मांस लगातार कांप रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसकी छाती तकिए से सटी हुई थी, उसके हाथ अर्जुन रायजादा द्वारा खींचे जा रहे थे, लगभग घोड़े पर सवार होने की मुद्रा की तरह। अचानक अर्जुन रायजादा को गर्मी का एक उछाल महसूस हुआ और उसी क्षण वह फिर से भड़क उठा। उसका चरमोत्कर्ष बाएं से दाएं की ओर बढ़ता हुआ एक सीमा को तोड़कर दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया। उस क्षण में अर्जुन रायजादा को अंततः बहुत थका हुआ महसूस हुआ और सुश्री को भी। यान वह बिस्तर के सिरहाने लेट गई और अर्जुन रायजादा पीठ के बल गिर पड़ा। दोनों में से कोई भी नहीं हिला, फिर भी अपने मिलन के समय वे अविभाज्य बने रहे। जियाओ अर्जुन, क्या यह अच्छा लगा? सुश्री ने पूछा।
यान ने अपना सिर घुमाकर अर्जुन रायजादा की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं और असाधारण रूप से सुंदर थीं। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, यह मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल है। सचमुच, सुश्री। यान आश्चर्यचकित हुआ, फिर तुरंत मुस्कुराया और बोला, भविष्य में आपके पास और भी खुशहाल समय होगा। अब खुशी सिर्फ कुछ हार्मोनों पर आधारित है। भावनाओं से मिलने वाली खुशी ही सच्ची खुशी है। शायद। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और फिर धीरे से सुश्री को चूमा। यान ने कहा, सुश्री। यान, तो फिर। शश, सुश्री। यान ने अपनी उंगली उठाए और अर्जुन रायजादा के होठों पर रखते हुए कहा, कुछ बातें हल्के में नहीं बोलनी चाहिए, अन्यथा तुम जीवन भर इसके लिए जिम्मेदार रहोगे। मैं जीवन भर जिम्मेदार रहने को तैयार हूँ, अर्जुन रायजादा ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, लेकिन दीदी नहीं चाहती कि आप जीवन भर जिम्मेदार रहें, सुश्री ने कहा। यान हंसी, फिर उठी, अपने हाथों से खुद को ढक लिया और बिस्तर से बाहर कूद गई। अर्जुन रायजादा ने सुश्री को देखा। यान की आकर्षक आकृति को देखकर मैं उत्सुक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। एमिस। यान ने अपना सिर घुमाया और उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या देख रहे हो? मत देखो, ऐसा नहीं है कि तुमने पहले नहीं देखा है। हे, अर्जुन रायजादा ने एक भोली मुस्कान दी। आह, ये सामने आ रहा है, सुश्री। यान अचानक चिल्लाए और वह तेजी से बाथरूम की ओर भागी। अर्जुन रायजादा ने सुश्री को देखा। यान के पीछे हटने पर उसके चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान उभर आई। इस क्षण उसे सहज संतुष्टि का अनुभव हुआ। अचानक उसे अपनी उत्पत्ति का पता लगाने या बदला लेने की कोई इच्छा महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी प्रियतमा को किसी गुप्त घर में ले जाकर सुखद जीवन जीना चाहता था। बाथरूम से पानी की आवाज सुनकर अर्जुन रायजादा धीरे धीरे सो गया। वह दोपहर तक नहीं उठा। जब अर्जुन रायजादा आराम से उठा तो उसे मिर्च के साथ तले हुए सुअर के मांस की खुशबू आई। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो देखा कि छत सफेद थी और पास ही रेफ्रिजरेटर रखा था। अर्जुन रायजादा आश्चर्यचकित रह गया। क्या वह सुश्री के पास नहीं गया था? कल रात यान के कमरे में 7 सर्वश्रेष्ठ बफी क्षण #5 पागलपन है। ब्रेनबेरीज। वह लिविंग रूम में कैसे सो गया? चौंक कर अर्जुन रायजादा सोफे से कूद पड़ा और चारों ओर देखने लगा। उस समय सुश्री। यान ने अर्जुन रायजादा की सफेद शर्ट पहनी हुई थी जिसके सामने एक एप्रन लपेटा हुआ था, उसके बाल ऊपर बंधे हुए थे जिससे उसकी गोरी गर्दन दिख रही थी। सफेद शर्ट सुश्री को पूरी तरह से ढक नहीं सकी। यान की लंबी पतली टांगें अनायास ही वसंत का आभास देती हैं। एमिस। यान ने देखा कि अर्जुन रायजादा जाग रही है, उसके हाथ में एक डिश है और वह मीठी मुस्कान के साथ बोली, जियो अर्जुन, तुम जाग रही हो। आह, सुप्रभात सुश्री। यान। अर्जुन रायजादा ने तुरंत अभिवादन किया। हे, जाओ और जल्दी से अपने दांत ब्रश करो और अपना चेहरा धो लो। दोपहर के भोजन का समय हो गया है, सुश्री। यान ने मजाकिया लहजे में डांटा। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर सोफे से उठकर बाथरूम में भाग गया। बर्तन धोने के बाद अर्जुन रायजादा खाने की मेज पर ठीक से बैठ गया। उन्होंने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई, तभी उन्हें ध्यान आया कि सुश्री। यान ने पूरे घर को साफ कर दिया था और फर्श भी पोंछ दिया था। खाने की मेज साफ कर दी गई। तब तक 2 व्यंजन मेज पर परोसे जा चुके थे और सुश्री। यान ने तीसरा केक निकाला और अर्जुन रायजादा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब हम खाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ खुशबू से ही मुझे पता चल गया कि यह स्वादिष्ट होगा। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। हे, कहने की जरूरत नहीं है, मेरी खाना पकाने की कला काफी प्रभावशाली है, सुश्री ने कहा। यान ने बर्तन नीचे रख दिया, फिर अपना एप्रन खोलकर एक तरफ रख दिया। पीछे मुड़कर उसने रेफ्रिजरेटर से 2 ठंडी बियर निकाली और कहा, क्या मैं भी आपके साथ एक ड्रिंक ले सकती हूँ? बहुत बढ़िया, अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगा कि आप बियर नहीं पीते। मैं क्यों नहीं करूंगी, सुश्री ने कहा। यान ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि बियर में बहुत अधिक कैलोरी होती है, इसलिए एक कैन बियर पीना कई ब्रेड के टुकड़े खाने जैसा है। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, अगर सुश्री यान को वजन बढ़ने का डर नहीं है तो आगे बढ़ो। तो मैं आधा पी लूंगी और बाकी आप संभाल लीजिए, सुश्री ने कहा। यान हंसा। भोजन असाधारण रूप से स्वादिष्ट था। एमिस। यान की पाककला कौशल वास्तव में उल्लेखनीय थी, सभी व्यंजन स्वादिष्ट और लजीज थे। शायद पिछली रात की तीव्र गतिविधि के कारण अर्जुन रायजादा को विशेष रूप से भूख लगी थी। उन्होंने बियर को मुश्किल से ही पिया, बल्कि 3 कटोरी चावल निगलने पर ध्यान केंद्रित किया। कितना पेटू है, सुश्री। यान मुस्कुराए, किसी को उसके खाना पकाने का इतना आनंद लेते देख उसे खुशी हुई, यह उसके प्रयासों की मान्यता थी। एमिस। यान ने अपने बर्तन नीचे रख दिए और अर्जुन रायजादा की खाने की गति को देखा। तीसरे कटोरे के बाद उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप और चाहते हैं? अब और नहीं, मुझे डर है कि अगर मैं और खाऊंगा तो फट जाऊंगा। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। क्या ये सचमुच इतना स्वादिष्ट है, सुश्री ने पूछा। यान ने उत्सुकता से अर्जुन रायजादा को देखा।
बेशक, अर्जुन रायजादा ने तुरंत अंगूठा दिखाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुश्री यान एक ऐसी महिला बनना चाहती है जो ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा सके और साथ ही रसोईघर में भी उत्कृष्टता हासिल कर सके। जो भी तुमसे शादी करेगा वह निश्चित रूप से धन्य होगा। 185 अध्याय 177 अध्याय 174। जैसे ही उन्होंने बात की, सुश्री यान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी मानसिकता को समायोजित कर लिया। वह शरारत से मुंह बनाते हुए बोली, तुम चाटुकारिता करने वाले छोटे औरतबाज, तुमने एक निवाला चुराने के बाद अपना मुंह भी साफ नहीं किया। एमिस यान ने अर्जुन रायजादा की ओर आंखें घुमाई, फिर बर्तन साफ करने के लिए उठ खड़ी हुई। जैसे ही अर्जुन रायजादा ने आकर्षक सुश्री को देखा, यान उसने एक बार फिर अपने भीतर हलचल महसूस की। ऐसा लग रहा था कि कल रात जो कुछ हुआ वह वास्तव में हुआ था, अन्यथा सुश्री यान ऐसी बातें कहते हैं। अर्जुन रायजादा जल्दी से उसके पीछे रसोई में चला गया। क्या आप बर्तन धोने में मेरी मदद करेगी? सुश्री ने पूछा। यान ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे बर्तन तो इंतजार कर सकते हैं। अर्जुन रायजादा ने तुरंत सुश्री को गले लगा लिया। यान पीछे से, उसकी दृढ़ता उसके सुडौल पीछे के खिलाफ धक्का दे रही थी। एमिस यान ने अपने हाथ पर थपकी दी और गुस्से से कहा, छोटे बिगवेल, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जो हमने कल रात पूरा नहीं किया था उसे पूरा कर रहे हैं। अर्जुन रायजादा ने एक भद्दी मुस्कान प्रकट की। एमिस यान चौंका, फिर तुरंत हंसते हुए बोला, नहीं, अब दिन हो गया है, खिलवाड़ मत करो, अन्यथा मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए टोन को ढूंढूंगा। अर्जुन रायजादा चौंक गया और हताश होकर बोला, अगर आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर ले, मुझे परवाह नहीं है। ये कहते हुए वह सुश्री पर झपटा। यान ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार वह जल्दी से चकमा दे गई। चाहे अर्जुन रायजादा ने उससे संपर्क करने की कितनी भी कोशिश की हो, वह हमेशा उससे बचने में कामयाब रही। एक शरारती मुस्कान के साथ सुश्री यान ने कहा, पहले मुझे पकड़ो, फिर हम बात कर सकते हैं। अर्जुन रायजादा न केवल उसे पकड़ने में असफल रहा, बल्कि उसकी सांस भी फूल गई। अंततः वह लिविंग रूम में सोफे पर गिर पड़ा और बड़बड़ाते हुए बोला, मैंने खेलना बंद कर दिया है। एमिस यान खिलखिलाकर हंसा, फिर वापस रसोई में गया और बर्तन धोने का काम पूरा किया। अर्जुन रायजादा को अभी भी सोफे पर बैठा देखकर वह मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। अर्जुन रायजादा अचंभित रह गया और चुपके से पास गया तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। क्लिक करें। दरवाजा खुला और सुश्री यान, अब काले कपड़े पहने हुए, अंदर से बाहर आया। अर्जुन रायजादा को दरवाजे पर निराश देखकर वह हंसी, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हें विदा करने आया था। अर्जुन रायजादा जानता था कि सुश्री यान जा रहा था। छोटे औरतबाज, जाहिर है तुम बस झांकना चाहते थे। आपने सोचा कि मुझे नहीं पता, सुश्री यान ने हल्के से गुनगुनाया। फिर अर्जुन रायजादा की नाक चुटकी बजाते हुए उसने कहा, मैंने मुआवजे के तौर पर तुम्हारी दराज में कुछ छोड़ दिया है। खैर, मुझे जाना होगा। सचमुच जा रहे हो? अर्जुन रायजादा को तीव्र अनिच्छा महसूस हुई, मानो उसके दिल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जाने वाला हो। बेशक, मुझे काम करना है, सुश्री ने कहा। यान ने हंसते हुए कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे नाइट कलर बार में आकर ढूंढिए। इसके साथ ही सुश्री यान बाहर चला गया। दरवाजा धीरे धीरे बंद होते देख अर्जुन रायजादा को अंदर से खालीपन महसूस हुआ, एक स्पष्ट लेकिन अस्पष्ट एहसास। कल रात की घटनाएं एक स्वप्न की तरह लग रही थी, सब कुछ धुंधला सा। उन्हें घटना का विवरण याद नहीं था और उन्हें इस बात पर भी संदेह था कि क्या ये वास्तव में हुआ था। सुश्री के लिए भावनाएं यान को परिभाषित करना अर्जुन रायजादा के लिए कठिन था। वे रियो ओबरॉय के लिए उनसे भिन्न थे, जो उसकी रक्षा करने, उसकी देखभाल करने और उसे नुकसान से बचाने की इच्छा के बारे में थे, एक शुद्ध स्नेह और सरल सुरक्षा। हालांकि सुश्री के लिए उनकी भावनाएं यान निर्भरता की तरह थे, पड़ोस में रहने वाली बड़ी बहन या आदरणीय मां के प्रति भावनाओं के समान। सोफे पर लेटे हुए अर्जुन रायजादा उलझन में था। क्या सुश्री के प्रति उनकी भावनाएं ऐसी थीं? यान किसी तरह का विकृत प्यार? वह निश्चित नहीं था। अचानक उसे याद आया कि सुश्री ने क्या कहा था। यान ने जाने से पहले कहा। वह दौड़कर अपने कमरे में गया और दराज खोली। अंदर एक करीने से तह किया हुआ लेस वाला अंडरवियर था, जिसके अंदर एक नोट रखा था, अर्जुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम महिलाओं के अंडरवियर इकट्ठा करोगे। आपके दराज में जो है वह टोन का है ना? मैंने उसे वह सफेद फीता अंडरवियर पहने देखा है, इसलिए यह मेरी तरफ से एक काले फीते वाला अंडरवियर है। सरल पंक्तियों से सुश्री का व्यक्तित्व उजागर हुआ। यान का चंचल और मनमोहक पक्ष। अर्जुन रायजादा ने नोट को देखा, मूर्खतापूर्ण मुस्कुराहट के साथ, फिर उसे फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। काले फीते वाले अंडरवियर को पकड़े हुए वह उसे अपनी नाक के पास लाकर हल्का सा सूंघने से खुद को नहीं रोक सका। अरे, बहुत बुरा है। अर्जुन रायजादा भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह ऐसा विकृत कार्य करेगा, लेकिन अंडरवियर से सचमुच एक तीव्र सुगंध आ रही थी, जो सुश्री को बहुत पसंद आई। यान की विशिष्ट खुशबू। मुझे क्या हो गया है?
अर्जुन रायजादा ने संतुष्टि से भरे चेहरे और विकृत डरावनी अभिव्यक्ति के साथ खुद को सामने वाले दर्पण में देखा। उसने जल्दी से अंडरवियर को दराज में फेंक दिया, जिसके नीचे सफेद लेस वाली पैंटी रखी थी, जिसे झांग यांटोंग पिछली बार छोड़ गया था। अर्जुन रायजादा को इस बात की जिज्ञासा थी कि उसके घर से बाहर निकलते समय कई महिलाएं हमेशा कुछ न कुछ पीछे क्यों छोड़ जाती हैं। जल्दी से साफ सफाई करने के बाद वह अपने घर से बाहर निकल गया। यूनिवर्सिटी सिटी के बाहर हेवनली रिवर्सल गैंग के जुआ अड्डे पर दर्जनों छोटे भाई इकट्ठे हुए। फेंग जिक्सियाओ उनके सामने खड़ा होकर भाषण दे रहा था। ये नए लोग थे जिन्हें वह लेकर आया था। स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह जियागुआई शहर में काफी प्रमुख था। ऐसा कैसे हो सकता था कि इसकी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए इसके छोटे भाई न हो। इसलिए फेंग जिक्सियाओ ने उन्हें बड़े पैमाने पर भर्ती करना शुरू कर दिया। गिरोह के प्रत्येक नए सदस्य की पृष्ठभूमि साफ होनी चाहिए तथा वह किसी अन्य गिरोह का गद्दार नहीं हो सकता था। इससे फेंग जिक्सियाओ की सावधानी साबित हुई। अब जब आप स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह में शामिल हो गए हैं तो आपको हमारे गिरोह के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। फेंग जिक्सियाओ ने भीड़ से जोर देकर कहा, हालांकि स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह क्राउन प्रिंस पार्टी की बराबरी नहीं कर सकता है, नहीं हम यालोव गिरोह से आगे निकल सकते हैं। हमारा गिरोह सबसे अधिक संभावनाओं वाला है। मेरा विश्वास करो, 1 साल के भीतर हमारा गिरोह निश्चित रूप से जियागुआई शहर में बेजोड़ नेता बन जाएगा। अब से जब सड़क पर भाई तुम्हें देखेंगे तो वे एक तरफ हट जाएंगे। जब फेंग जिक्सियाओ ने सभी के लिए एक बड़ी आशापूर्ण तस्वीर पेश की तो भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। अब सभी को गतिविधियों के लिए पॉकेट मनी के रूप में 5000 युआन मिलेंगे। फेंग जिक्सियाओ ने अपना हाथ लहराया और जियोएर तुरंत नकदी से भरा एक काला बॉक्स ले आया। फेंग जिक्सियाओ को पता था कि छोटे भाइयों की भर्ती के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस समाज में धन ही सर्वोपरि है। यद्यपि पैसा ही सब कुछ नहीं था, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं था। यदि पैसा न हो तो छोटे भाई बस भाग जाएंगे। उनकी वफादारी खरीदने का सबसे प्रभावी तरीका नकदी था। 5000 युआन वितरित होने के बाद हर कोई फेंग जिक्सियाओ का प्रशंसक हो गया और वे सभी एक साथ चिल्लाए, जियाओ शक्तिशाली है, जियाओ अमर रहें। फेंग जिक्सियाओ भीड़ के सामने खड़ा था, सर्वोच्च शासन करने और बाकी लोगों से ऊपर खड़े होने की भावना का आनंद ले रहा था। ये बहुत अच्छा लग रहा है, उसने सोचा। काश किसी दिन मैं यानबुआ की स्थिति तक पहुंच पाता, सैकड़ों छोटे भाइयों को सड़कों पर ले जाता, गिरोह में भाइयों की प्रशंसा और चापलूसी का आनंद लेता। भाई अर्जुन, जियोएर ने अर्जुन रायजादा को देखा और तुरंत चिल्लाया, जियाओएर, क्या तुम अभी भी बच्ची हो? अर्जुन रायजादा चौंक गया और बोला, तुम तो जूनियर हाई स्कूल में ही मादरचोद हो, है ना? तुम छठी कक्षा के प्राथमिक छात्र नहीं हो। हे भाई अर्जुन, मैं हमेशा के लिए एक युवा पायनिया हूँ। जियाओएर मुस्कुराया और कहा, मेरा युवा दिल कभी नहीं बदलता। 186 अध्याय 178 अध्याय 175 अर्जुन रायजादा से निपटना जियागुआई जेल। एक गंजा आदमी अपने छोटे भाइयों के समूह के साथ जेल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और सामान्य तथा असामान्य दोनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वह जेल में प्रवेश कर गया। झांग दादन अंदर बाल्टी का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने बाल्टी को आते देखा, उन्होंने तुरंत हंसते हुए उनका अभिवादन किया, श्रीमान युवराज। हाँ, आप मुझसे मिलने इतनी दूर आए हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, भाई डंडन, श्रीमान। क्राउन प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका क्षेत्र छीन लिया गया है, फिर भी आप अभी भी यहाँ बैठने के मूड में हैं। क्या आपने नहीं सोचा, श्रीमान युवराज, क्या आप मेरा भी बहुत सारा क्षेत्र छीन लेंगे? झांग दादन सहजता से मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं, मैं तो इसे अपने भाई के लिए सुरक्षित रख रहा हूँ। श्री युवराज खिलखिलाकर हंसे, जैसे ही भाई बाहर निकलेगा मैं तुरंत यह क्षेत्र सौंप दूंगा, मैं इसका एक टुकड़ा भी कब्जा नहीं करूंगा। तो फिर मुझे बताओ, इस बार तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? झांग दादन ने पूछा। दरअसल मैं इस बार आपसे अर्जुन रायजादा से निपटने के बारे में चर्चा करने आया था। श्री क्राउन प्रिंस ने झांग दादन के कान में धीरे से कहा, तुम अर्जुन रायजादा से निपटना चाहते हो? झांग दादन चौंका। बिल्कुल, श्री क्राउन प्रिंस ने सिर हिलाया, फिर अपने सिर पर निशान को छुआ और कहा, ये सभी निशान मुझे अर्जुन रायजादा ने दिए हैं और मैं किसी दिन उन्हें 1000 गुना वापस करना सुनिश्चित करूंगा। झांग दादन की नजरें इधर उधर घूम गईं, उसने श्रीमान को यह नहीं बताया था। क्राउन प्रिंस से अर्जुन रायजादा के बारे में कुछ बातें बताईं। झांग दादन के मन में भी अर्जुन रायजादा के प्रति वैसी ही नफरत थी। हालांकि वह संयमी व्यक्ति था और पर्याप्त ताकत के बिना वह अर्जुन रायजादा से उलझता नहीं था। यद्यपि अर्जुन रायजादा के पास बहुत अधिक लोग नहीं थे, लेकिन कौन जानता था कि संभवतः पूरी जियागुआई जेल ही अर्जुन रायजादा के लिए एक मजबूत समर्थन थी। तो श्रीमान युवराज, आपको मेरी सहायता की क्या आवश्यकता है? झांग दादन ने उत्सुकता से पूछा। मैं जानता हूं कि आपके पास अभी भी बाहर बहुत सारे छोटे भाई हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 300 से अधिक है। श्री क्राउन प्रिंस ने गंभीरता से झांग दादन को देखा और कहा, मुझे ये लोग उधार दो, मैं सेना को एकीकृत करूंगा और हेवनली रिवर्सल गैंग पर एक आश्चर्यजनक हमला करूंगा। हमारी गहन जांच के बाद पता चला कि हेवनली रिवर्सल गैंग में फिलहाल 100 से भी कम लोग हैं। वे हमारे सामने कुछ भी नहीं है।
हे, क्या तुम्हें कुछ दिन पहले स्वर्गीय उलटफेर गिरोह में यान बुआ को हुए भारी नुकसान के बारे में पता नहीं था? झांग दादन ने उसे विनम्रता से याद दिलाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यान बुआ ने दुश्मन को कम करके आंका था। श्री क्राउन प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, वह आदमी यान बुआ बहुत घमंडी है, कभी किसी को गंभीरता से नहीं लेता, हमेशा अपने बारे में बहुत सोचता है। मैं उससे मदद मांगने गया तो उसने मुझे बाहर निकाल दिया। धिक्कार है उसकी हिम्मत पर। एक बार मैं उठ खड़ा हुआ तो मैं निश्चित रूप से उस यान बुआ को मरवा दूंगा। झांग दादन ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, ये बाल्डी वास्तव में सोचता था कि अर्जुन रायजादा और यान बुआ उसके जैसे थे, सरल दिमाग वाले, मजबूत शरीर वाले लोग। यदि यान बुआ को एक गुप्त रूप से चालाक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो अर्जुन रायजादा निश्चित रूप से उस प्रकार का व्यक्ति था जो अच्छा खेलता था लेकिन चालाक था। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें आदमी उधार नहीं दे सकता, लेकिन मेरी एक शर्त है। झांग दादन ने सिगरेट सुलगाई। मुझे बताओ। श्री क्राउन प्रिंस ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, जब तक मैं इससे सहमत हो सकता हूं, मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। झांग दादन ने कहा, विश्वविद्यालय शहर का क्षेत्र मेरा होना चाहिए। श्री क्राउन प्रिंस एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर सिर हिलाया, कोई बात नहीं, भाई का सामान स्वाभाविक रूप से भाई का ही होता है। हालांकि श्री युवराज अपने मन में ऐसा नहीं सोच रहे थे। एक बार जब चीजें उसके हाथ में आ गईं, तो उन्हें वापस देने का कोई कारण कैसे हो सकता है? यहां तक कि झांग दादन, श्री क्राउन प्रिंस उन्हें पूरी तरह से निगलने के तरीके खोज लेंगे, संभवतः झांग दादन को एक हड्डी भी वापस नहीं लौटाएंगे। ठीक है, ये सौदा हो गया। झांग दादन ने तुरंत सिर हिलाया, फिर श्रीमान से कहा, युवराज, मैं बाद में बाहर बैठे छोटे भाइयों को फोन करूंगा और वे स्वयं आपके पास आ जाएंगे। अच्छा भाई दिनदान, बस अंदर ही रहो, मैं बाहर का ध्यान रखूंगा। श्री युवराज ने झांग दादन के कंधे पर थपथपाया। यह आदमी केवल दूसरों को धोखा देने के बारे में सोचता था, लेकिन कभी यह उम्मीद नहीं करता था कि अंत में वह ही धोखा खाएगा। जैसे ही श्री युवराज के चले जाने पर झांग दादन ने तुरंत एक छोटे भाई को बुलाया। उसने छोटे भाई के कान में फुसफुसाया, अब तुरंत जेल के अंदर जाओ और एक संदेश फैलाओ। संदेश है? झांग दादन ने तुरंत ये खबर फैला दी। जल्द ही पूरी जेल को पता चल गया कि श्री क्राउन प्रिंस ने कल रात स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह पर अचानक हमला करने के लिए झांग दादन से 300 आदमी उधार लेने की योजना बनाई। ये खबर जेल में तेजी से फैल गई। अरे, किसी की हिम्मत है भाई अर्जुन से उलझने की? मादरचोद, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है ना? इस बीच जेल में दाजिया और हाउजी ने एक साथ बैठकर संक्षिप्त चर्चा की और फिर अर्जुन रायजादा को खबर बताने की योजना बनाई। हालांकि दोनों इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि खबर सच है या नहीं, फिर भी उन्होंने अर्जुन रायजादा को बताने का फैसला किया। दाजिया ने डियानलिंग को ढूंढ लिया और खबर सुनते ही डियानलिंग ने तुरंत भौहें चढ़ा दी। डियानलिंग ने झांग दादन को चिंतित नहीं किया, बल्कि सीधे उस दिन के विजिटिंग सर्विलांस फुटेज तक पहुंच बनाए और वास्तव में श्रीमान का वीडियो पाया। क्राउन प्रिंस झांग दादन के साथ बैठक करते हुए, मैं अर्जुन रायजादा को फोन करूंगा। डियानलिंग ने जल्दी से दाजिया को जवाब दिया। अर्जुन रायजादा को संदेश मिला और उसने तुरंत एक धूर्त मुस्कान बिखेरी। भाई अर्जुन, आप इतनी खुशी से क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फेंग जिक्सियाओ ने उत्सुकता से पूछा। हे, कोई हमें नकद डिलीवरी देने वाला है। अर्जुन रायजादा खिलखिलाकर हंसा। फेंग जिक्सियाओ तुरंत हैरान हो गया, उसे समझ नहीं आया कि अर्जुन रायजादा का क्या मतलब था। अर्जुन रायजादा ने फेंग जिक्सियाओ की ओर मुड़कर कहा, तुरंत कुछ सख्त छोटे भाइयों को इकट्ठा करो। इसके अलावा श्रीमान का पता लगाने के लिए किसी को भेजे। क्राउन प्रिंस का ठिकाना। इस बार हमें उसे अच्छी तरह से समझाना होगा। कौन इस बच्चे को कभी सबक नहीं सीखने देता? ठीक है। फेंग जिक्सियाओ ने तुरंत सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद फेंग जिक्सियाओ ने व्यक्तिगत रूप से कुछ छोटे भाइयों को चुना, जिनमें दाहेई और जियांग वेई शामिल थे, जो सभी काफी सक्षम थे। इसके अलावा उन्होंने श्रीमान की खोज के लिए कुछ शरारती बच्चों के समूह का नेतृत्व करने के लिए जियोएर को नियुक्त किया। राजकुमार। जियोएर युवा था और एक बच्चे की तरह दिखता था, इसलिए आम लोग उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते थे, जिससे वह एक उत्कृष्ट स्काउट बन गया। कुछ ही देर में जियोएर और अन्य लोगों ने श्रीमान के बारे में खबर जल्दी से प्रसारित कर दी। राजकुमार। वह उस दोपहर जेल गया था और तब से दक्षिणी जिले के पैशन बार में था। अब शाम के 5 बज चुके थे। रात के खाने के बाद अर्जुन रायजादा और छोटे भाइयों का एक समूह फेंग जिक्सियाओ की नई खरीदी गई जिनबेसी लान मिनीवैन में सवार हो गया, जिसमें कुल 11 लोग बैठ सकते थे। वाहन तेजी से भाग गया, यद्यपि उसका धुआं असामान्य रूप से काला था। मिनीवैन तेजी से दक्षिणी जिले के पैशन बार तक पहुंची। रात्रि का लाभ उठाते हुए जहां नियॉन लाइटें चमक रही थीं, दक्षिणी जिला पूरी तरह से अव्यवस्थित था। जियांगहुआई शहर ने उत्तरी शहर जिले के विकास पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि यह समुद्र के पास है और शहर सरकार के करीब है, जिससे यह मूल रूप से जियांगहुआई शहर में विकास का केंद्र बिंदु बन गया। जहां तक दक्षिणी जिले का प्रश्न है, अंतर्देशीय क्षेत्र के करीब होने के कारण इसका विकास अपेक्षाकृत धीमा था। इसके अलावा यह क्षेत्र बहुत अधिक अव्यवस्थित था, न केवल शहरी ग्रामीण इंटरफेस का सबसे अव्यवस्थित हिस्सा था,
बल्कि पूरे जियागुआई शहर में एक कानूनविहीन क्षेत्र भी था, जिसमें अनगिनत सड़क पर चलने वाले लोग थे और कुछ सैलून गुलाबी रोशनी से जगमगा रहे थे। यहाँ तक कि कोनों में पुरुष और महिलाएं सुइयां लगा रहे थे और कुछ युवा जोड़े सीधे अंधेरे कोने में मस्ती करने लगे थे। भाड़ में जाओ, ये जगह वास्तव में अव्यवस्थित है, फेंग जिक्सियाओ ने अंधेरे में एक जोड़े को संभोग करते हुए देखकर थूका। खुद को रोक न पाने के कारण उसने उन पर सोडा कैन फेंक दिया। कौन जानता था, दूसरी तरफ से तुरंत दहाड़ते हुए जवाब आया, अरे लोगों को कभी प्यार करते नहीं देखा है ना मादरचोद, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे ही नहीं बनाया था? हाँ हाँ। वैन में हंसी का जोरदार विस्फोट हुआ और फेंग जिक्सियाओ शर्म से लाल हो गया। वह बाहर कूदकर उन्हें पीटना चाहता था, लेकिन दा हेई ने उसे दृढ़ता से रोक दिया। मत जाओ, वरना तुम अर्जुन रायजादा की योजना को बिगाड़ दोगे और शायद तुम ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। दा हेई की बातें सुनकर फेंग जिक्सियाओ शांत हो गए। गाड़ी धीरे धीरे एक गली में घुसी, उसे पार किया और फिर तुरंत पैशन बार पर पहुंच गई, जो श्रीमान के पसंदीदा स्थानों में से एक था। ये क्राउन प्रिंस के क्षेत्र में फैला हुआ था और सेक्स तथा नशीली दवाओं से भरा हुआ था। दरवाजे पर टैंक टॉप पहने कई उपद्रवी लड़के खड़े थे, जिनके हाथों में स्टील की पाइपें और चाकू थे। चीख! मिनी वैन तुरंत रुक गई और कई छोटे भाइयों ने उसे घेर लिया, चिल्लाते हुए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इतने सारे लोगों को लाकर लड़ाई की तलाश में हो। अर्जुन रायजादा, जिसके मुंह में सिगरेट थी, और फेंग जिक्सियाओ, जो पहले से ही गुस्से में थे, ने कुछ बदमाशों को उन पर चिल्लाने की हिम्मत करते देखा। उसने एक स्टील पाइप पकड़ा और तुरंत आगे बढ़कर उसे जोर से नीचे पटक दिया। दूसरा पक्ष धड़ाम से गिर गया और बाकी लड़के स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत फेंग जिक्सियाओ की ओर दौड़े। जियांग वेई और दा हेई भी तुरंत इसमें शामिल हो गए। तीनों एक सीधी पंक्ति में खड़े हो गए और उन छोटे भाइयों को जमकर पीटने लगे। दा हेई अकेले ही उन सभी का सामना कर सकता था, जबकि फेंग जिक्सियाओ केवल गुस्सा निकाल रहा था। पहले अपमानित होने के कारण स्वाभाविक रूप से वह अच्छे मूड में नहीं था, इसलिए उसने इसका गुस्सा इन छोटे भाइयों पर निकाला। बचाओ, मुझे मारना बंद करो बड़े भाई, मैं हार मानता हूँ। उन टैंक टॉप छोटे भाइयों ने जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथों को सिर पर रखा और झींगों की तरह झुके हुए थे। फेंग जिक्सियाओ ने उन्हें पीटते हुए चिल्लाया, भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें घमंडी होना सिखाऊंगा, तुम्हें घमंडी होना सिखाऊंगा। हिंसक पिटाई के बाद फेंग जिक्सियाओ जोर जोर से हौंफ रहा था। बस, अर्जुन रायजादा ने तुरंत उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया और कहा, हमें अंदर जाकर श्रीमान से मिलना चाहिए। अब युवराज बनो। PS, मैं एक महान खेती उपन्यास कल्टीवेशन फियन की सिफारिश करता हूँ। सभी के सुझावों का स्वागत है। 187 अध्याय 179 अध्याय 176 गुलदाउदी का फूल। फिर फेंग जिक्सियाओ और उसके समूह ने तुरंत लड़ाई बंद कर दी और अर्जुन रायजादा 10 अन्य लोगों के साथ हॉल में प्रवेश किया। हॉल के अंदर हिंसक शोरगुल का दौर चल रहा था और मंच पर एक लंबे बालों वाला आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, अपनी पूरी आवाज में गा रहा था, जबकि कई अन्य लोग बांस और इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहे थे। अन्य रॉक वाद्ययंत्रों के बीच पूरा बार रॉक संगीत के माहौल से भरा हुआ था। डांस फ्लोर पर कुछ नशे में धुत युवक युवतियां लगातार अपना सिर हिला रहे थे, जबकि अंधेरे में एक आदमी एक बेहोश हो चुकी सेक्सी महिला को गोद में उठाए हुए था। महिला ने उत्तेजक कपड़े पहने हुए थे और आदमी ने उसे कोने में एक सोफे पर फेंक दिया, फिर उसके अंडरवियर को खींच लिया और पागल हो गया। ये बार वास्तव में पूरी तरह से अराजकता में है। जियांग वेई ने भौहें चढ़ाई। हे, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक अलग लीग में हैं। फेंग जिक्सियाओ मुस्कुराया और हंसा, आप अमीर बच्चे क्लासी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि जिन महिलाओं के साथ आप खेलते हैं वे भी उच्च वर्ग की हैं, लेकिन हम अलग हैं, हम केवल इस तरह के बार में ही जा सकते हैं। तो हम इस तरह की चीजों के आदी हैं। भाई, स्केटिंग करना चाहोगे? एक उभरी हुई जेब वाले छोटे कद के बच्चे ने अर्जुन रायजादा और उसके समूह को अंदर आते देख तुरंत सोचा कि कोई बड़ा व्यवसाय आ गया है और जल्दी से स्केटिंग करने लगा। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई, अपने बॉस को मेरे लिए बुलाओ। ओह! छोटे बालों वाला बच्चा चौंक गया और बोला, क्या आप मिस्टर को ढूंढ रहे हैं? राजकुमार। सही। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और हंसा, बस उसे बता दो, यूनिवर्सिटी सिटी से भाई अर्जुन आ गए हैं। ठीक है, यहीं रुको। छोटा कद वाला बच्चा तुरंत मुड़ा और स्केटिंग करते हुए भीड़ में चला गया। बार में काफी समय बिताने के कारण वह भीड़ में पानी में मछली की तरह आसानी से चल सकता था। कुछ ही देर बाद डांस फ्लोर पर अचानक हलचल मच गई और सभी लोग तितर बितर होकर कोने की ओर इकट्ठा हो गए। फिर गंजे सिर वाले श्री सिर पर कुछ चिपकने वाली पट्टियां बांधे क्राउन प्रिंस ने ठंडे स्वर में कहा, कौन है जो मेरे घर को बर्बाद करने की हिम्मत करता है और इस दृश्य में शामिल होना बंद करना चाहता है? गंजे, बहुत दिनों से मिले नहीं। अर्जुन रायजादा, जिसके मुंह से सिगरेट लटक रही थी, गंजे भाई की तरफ मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है कि तुम हमारे हेवनली रिवर्सल गैंग से मुकाबला करना चाह रहे हो। श्री क्राउन प्रिंस आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत अपना सिर हिलाते हुए बोले, बकवास, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। क्या ऐसा है? अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जेल में झांक दादन से आदमी उधार लेने जाती हो?
क्या मुझे सचमुच तुम्हें कोई संकेत देने की जरूरत है? श्री क्राउन प्रिंस तुरंत हक्के बक्के रह गए, लेकिन फिर जल्दी ही अपने आप पर काबू पा लिया और ठंडी हंसी हंसने लगे। तो क्या हुआ? अर्जुन रायजादा, जियागुआई शहर में आपने पहले ही बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। क्या आपको लगता है कि एक स्वर्गीय उलट गिरोह बनाकर आप जियागुआई शहर पर हावी हो सकते हैं? मैं आपको बता दूं, मैं श्रीमान क्राउन प्रिंस असहमत होने वाले पहले व्यक्ति होंगे। सचमुच? अर्जुन रायजादा ने आंखें सिकुड़ी, सिगरेट का बट हाथ से झटक दिया और एक चिंगारी मिस्टर की ओर उड़ी। युवराज की आंखें। वह घबराकर चिल्लाया, तुरंत अपनी आंखें ढक ली और फिर एक काली छाया श्रीमान पर झपटी। राजकुमार। जब सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे, श्री क्राउन प्रिंस ने एक दर्दनाक चीख मारी और जमीन पर गिर पड़े, उठने में असमर्थ। उसके छोटे भाई तुरंत आगे बढ़ गए। फैंग जिक्सियाओ और दाहेई सहित अन्य लोग भी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। पैशन बार के अंदर दोनों समूहों के बीच झड़प हो गई। अरे, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी गेंदें उड़ा दूंगा। फैंग जिक्सियाओ ने अपने प्रतिद्वंद्वी की जांघों की ओर एक स्टील पाइप घुमाते हुए दहाड़ते हुए कहा। एक कर्कश ध्वनि गूंजी और छोटा भाई तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, अपनी जांघों को पकड़ लिया, फिर फर्श पर निश्चल पड़ा रहा। चारों ओर लड़ाई की आवाजों का मंच पर रॉक बैंड के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पैशन बार में झगड़े आम बात थी, इसलिए बैंड को इसकी चिंता नहीं थी और उसने बजाना जारी रखा। रॉक संगीत के जोरदार धमाके के साथ साथ डांस फ्लोर पर हिंसक लड़ाई की आवाजें भी आपस में मिल गईं और एक दूसरे से टकराने लगीं। वे तब तक लड़ते रहे जब तक उनके चेहरे सूज नहीं गए और खून से लथपथ नहीं हो गए। हालांकि उनमें से कुछ बहुत मजबूत थे, जैसे दाहेई, जो बिना किसी समस्या के 10 लोगों का सामना कर सकते थे। दाहेई एक अजेय योद्धा की तरह अपनी मुठ्ठियां लहरा रहा था। उनके मुक्कों की तेज गति का मतलब था कि श्री क्राउन प्रिंस के छोटे भाई अर्जुन रायजादा के दल के सामने कुछ भी नहीं थे। केवल 2 या 3 चालों में ही दाहेई ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। मर जाओ, जियांग वेई ने एक सुनहरे बालों वाले गुंडे को उछालते हुए कहा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका एक पूर्व अधीनस्थ था, जो अक्सर यंग मास्टर जियांग चिल्लाता रहता था। लेकिन जब मौका आया तो वे ऐसे बिखर गए जैसे पेड़ गिरने पर बंदर बिखर जाते हैं। इसलिए जियांग वेई इन मामलों के प्रति उदासीन था। दांत पीसते हुए वह फिर दूसरे व्यक्ति पर झपटा। श्री युवराज, आप भी हार मान लें। अर्जुन रायजादा मुंह खोले मुस्कुराया, फिर श्रीमान की ओर बढ़ा। युवराज ने एक पैर से उस पर कदम रखते हुए ठंडे स्वर में कहा, आज या तो तुम्हारी मृत्यु होगी या मेरी। आप क्या कहते हैं? मत करो, मत करो भाई अर्जुन, मैं हार मानता हूं। क्या ये पर्याप्त नहीं है कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं? श्री अर्जुन ने कहा। युवराज ने शीघ्रता से विनती की। श्री के साथ क्राउन प्रिंस की दया की याचना सुनकर सभी लोग रुक गए, सभी सदमे में उसे देखने लगे। पैशन बार केवल श्रीमान का घर नहीं था। क्राउन प्रिंस के गिरोह के सदस्य, दक्षिण जिले के लगभग सभी गिरोह के छोटे भाई पैशन बार में एकत्र हुए थे। ये छोटे भाई आमतौर पर दक्षिण जिले या जियागुआई शहर में कहीं भी घूमते रहते थे और एक फोन कॉल पर वे तुरंत एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। कोई उसे मेरे लिए ऊपर खींच कर लाओ, अर्जुन रायजादा ने तेजी से आदेश दिया। इसके बाद दाहेई आगे बढ़े और उन्होंने श्रीमान को पकड़ लिया। युवराज ने उसे इतनी आसानी से उठा लिया मानो वह किसी चूजे को उठा रहा हो। श्री क्राउन प्रिंस की छवि बहुत खराब हो गई थी। यह आदमी अर्जुन रायजादा है। क्या यह नहीं कहा जा रहा है कि वह उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी सिटी में है ना? मैंने सुना है कि उनके गिरोह का नाम हेवनली रिवर्सल गैंग है, जो काफी विशिष्ट नाम है। मौके पर मौजूद भीड़ उत्साह से भरी हुई थी और इस हंगामे से मंत्रमुग्ध थी। जियागुआई शहर में अधिकांश समाचार इन छोटे भाइयों के माध्यम से फैलते थे। अर्जुन रायजादा ने कहा, आज न्याय की ओर से हेवनली रिवर्सल गैंग इस ट्यूमर को खत्म कर देगा श्रीमान। राजकुमार, श्री क्राउन प्रिंस ने 3 अपराध किए हैं। पहला, अच्छे लोगों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना। दूसरा, नशीली दवाओं की तस्करी। तीसरा, अच्छे लोगों को धमकाना और बुरे लोगों को डराना। इसलिए हम हेवनली रिवर्सल गैंग के लोग यहाँ जियागुआई शहर के नागरिकों की ओर से कानून लागू कर रहे हैं। राजसी शक्तिशाली फैंग जिक्सियाओ और अन्य लोग तुरंत चिल्लाए, प्राचीन अदालती मुकदमों की याद दिलाते हुए। उसे लाओ, मिस्टर को लूट लो। मेरे लिए क्राउन प्रिंस की पैंट। अर्जुन रायजादा दहाड़ा। हाँ, बिना एक शब्द कहे जियांग वेई आगे बढ़ा और अपने चाकू के एक झटके से श्री क्राउन प्रिंस की पैंट नीचे गिर गई, जिससे महिलाओं के चमकीले लाल रंग के फीते वाले अंडरवियर दिखने लगे। दृश्य पर जोरदार हंसी फूट पड़ी और इस हास्यास्पद दृश्य को देखकर अर्जुन रायजादा भी आश्चर्य में पड़ गया। अरे, यह आदमी एक मनोरोगी है, महिलाओं के फीते वाले अंडरवियर पहनता है, ये तो बिल्कुल विकृत है। हा, साइड पर हंसी की गूंज उठी और श्री युवराज के अधीनस्थों के सिर शर्म से झुक गए। वे अपने बॉस की ओर देखने का साहस नहीं कर पाए। ये बहुत शर्मनाक था। भले ही उन्हें श्रीमान द्वारा भुगतान किया गया था, क्राउन प्रिंस वे भविष्य में दूसरों को बधाई देने का साहस नहीं करेंगे।
उसी क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोग पूछ सकते हैं, भाई आपके बॉस को इस तरह की चीजें पसंद है ना? आपकी रुचियां एक जैसी नहीं है ना? कितना अपमानजनक है। जियांग वेई को शरारत सूझी, उसने आगे बढ़कर लेस वाला अंडरवियर भी उतार दिया, जिससे उसका काला काला नितंब दिखाई देने लगा। हर कोई दंग रह गया। अरे, उन्होंने पहले भी काले नितंब देखे थे, लेकिन इतने काले कभी नहीं। ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। जीजियाओ, मैं न्याय करने का पवित्र कर्तव्य आप पर छोड़ता हूँ। अर्जुन रायजादा ने फैंग जीजियाओ की ओर इशारा किया। भाई अर्जुन, क्या हमें सचमुच ऐसा करना होगा? क्या कोई और रास्ता नहीं है? फैंग जिक्सियाओ ने आने से पहले विश्वासपूर्वक सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अब इस काले चूतर का सामना करते हुए वह अचानक हिचकिचाया। धिक्कार है, यह उसकी अपनी गरिमा का सरासर अपमान था। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया। नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जब हम वापस आएंगे तो मैं दाहेई से तुम पर भी यही तरीका अपनाने को कहूंगा। नहीं, मैं ये करूंगा। ठीक है। फैंग जिक्सियाओ ने तुरंत निगल लिया। धिक्कार है, उसने सोचा इसे पूरा कर लेना चाहिए और फिर वह इस स्टील की छड़ को त्याग सकता है। श्री दाहेई और जियांग वेई ने क्राउन प्रिंस को एक बेंच पर मजबूती से पकड़ रखा था। उनके नितंब हवा में ऊपर थे। मुझे जाने दो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। श्री क्राउन प्रिंस बहुत क्रोधित हो गए और खुद को बहुत अपमानित महसूस करने लगे। भाड़ में जाओ, तुमने हमें मारने की हिम्मत की। फैंग जिक्सियाओ ने अपने दांत पीस लिए और एक मजबूत झटके के साथ स्टील की छड़ को मिस्टर जोऊ के पेट में घुसा दिया। क्राउन प्रिंस का बट फुसफुसाहट। आसपास की भीड़ अविश्वास में हौंफने लगी। अरे, क्या न्याय इसी तरह होता है? उन्होंने सोचा था कि प्राचीन काल की तरह बेत से पिटाई की जाएगी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी क्रूर विधि की उम्मीद नहीं की थी। सभी ने अपने मुंह ढक लिए। पुरुष आंखें फाड़कर देखते रहे, जबकि महिलाओं ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। ससस। श्री क्राउन प्रिंस ने दर्द से तेजी से सांस ली। 10 सेकंड तक अपनी सांस रोके रखी और अंत में चिल्लाया, अपनी बहन को चुदो, यह मरने तक दर्द कर रही है। फैंग जिक्सियाओ की स्टील की छड़ 10 सेंटीमीटर गहराई तक चली गई थी और सौभाग्य से दाहेई और जियांग वेई ने श्रीमान को पकड़ लिया। क्राउन प्रिंस को दृढ़ता से नीचे गिरा दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह बहुत पहले ही बेंच से कूद गए होते। श्रीमान को देखकर युवराज जब जोर जोर से संघर्ष कर रहे थे तो कई छोटे भाई उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। ले लो। फैंग जिक्सियाओ ने एक बच्चे की बांह जितनी मोटी स्टील की छड़ को पकड़कर उसे अंदर डाला और जोर से बाहर खींच लिया। श्री क्राउन प्रिंस की शुरुआती दर्दनाक चीखें कमजोर कराहों में बदल गईं और अंततः वे उत्साह से चिल्लाए, जल्दी करो भाई और तेज करो। अरे, ये बच्चा सचमुच नशे में आ गया है। फैंग जिक्सियाओ सदमे में जम गया। क्राउन प्रिंस 188 अध्याय 180 अध्याय 177 श्रीमान का पतन। युवराज हा। आसपास की भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। सभी महिलाएं शर्मा गईं, मानो उन्हें पहले भी ऐसा ही अनुभव हुआ हो। और पुरुष वे इस कृत्य में अपनापन पाते हुए दिल खोलकर हंसने लगे तथा अपने बगल में बैठी महिलाओं को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया, क्योंकि कुछ लोग स्वयं ऐसा करने के लिए जगह ढूंढने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। फैंग जिक्सियाओ ने श्रीमान के शरीर से स्टील पाइप खींच लिया। क्राउन प्रिंस का शव पड़ा और तुरंत ही हवा में दुर्गंध फैल गई। स्टील पाइप अब मल के रंग के पदार्थ से ढक गया था। दाहेई और जियांग वेई तुरंत कुछ कदम पीछे हट गए, जबकि छोटे भाई तितर बितर हो गए। फैंग जिक्सियाओ के रोमचिद लहरों की तरह सिकुड़ गए और उसने जल्दी से स्टील पाइप को फेंक दिया। छी, उसने गाली देते हुए कहा, क्योंकि उसने इतना मल बाहर निकाला था कि लगभग सभी ने अपना आखिरी भोजन उल्टी कर दिया था। उफ। कुछ दर्शकों को उल्टियां होने लगी और जो लोग इस घिनौने दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सके वे तुरंत पैशन बार से बाहर चले गए। भाइयों, न्याय दिलाने का हमारा मिशन पूरा हो गया है। चलो विजयी होकर वापस चले। अर्जुन रायजादा ने अपना हाथ बड़े गर्व से हिलाया। दहाड़ दहाड़ दहाड़। 10 आदमियों ने एक भयंकर आभा छोड़ी जिससे आकाश हिल गया। जिन छोटे भाइयों ने ये सब देखा वे अर्जुन रायजादा की ऐसी महान शक्ति की प्रशंसा में उसकी ओर देखने लगे। श्री अर्जुन के विरुद्ध प्रतिशोध लेने के लिए क्राउन प्रिंस को इस तरह से मार दिया गया कि वह फिर कभी जियागुआई शहर के अंडरवर्ल्ड में अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगा। ऐसी शर्मिंदगी के साथ न केवल बॉस बनना कठिन होगा, बल्कि कोई भी उसे अधीनस्थ के रूप में नहीं चाहेगा। अर्जुन रायजादा अपने समूह को पैशन बार से दूर ले गया। कुछ ही समय बाद दक्षिणी जिले में दंगा भड़क उठा। कुछ गिरोह जिन्हें श्री सिंह ने दबा दिया था अब वे भी उनके चंगुल में फंस गए हैं। क्राउन प्रिंस ने तेजी से उठकर उसके प्रभाव और क्षेत्र को कुचल दिया। इस कठिन परीक्षा के बाद श्री क्राउन प्रिंस केवल एक बैंडेड के साथ अपने नितंबों पर पट्टी बांध सकते थे, चुपचाप अपना सामान पैक कर सकते थे और अपनी सारी नकदी के साथ जियागुआई शहर छोड़ सकते थे। जहां तक श्रीमान का प्रश्न है, क्राउन प्रिंस के क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद उन्हें दक्षिणी जिले के सभी गिरोहों के बीच तेजी से विभाजित कर दिया गया, जिसमें एक नया खिलाड़ी भी शामिल था, एंटी अर्जुन गिरोह, जिसका नेतृत्व कथित तौर पर अर्जुन जिनान नामक एक व्यक्ति कर रहा था। क्राउन प्रिंस पार्टी रातों रात खत्म हो गई और जियागुआई शहर में अंडरवर्ल्ड में चर्चा का विषय बन गई। श्रीमान का हर उल्लेख क्राउन प्रिंस का स्वागत आहें भरने और बड़बड़ाने के साथ हुआ।
क्राउन प्रिंस पार्टी नष्ट हो गई, लेकिन श्री क्राउन प्रिंस स्वयं बिना किसी निशान के गायब हो गए। कई छापों के बावजूद किसी को उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे पश्चिम में गोदी में देखा था, अन्य लोगों ने कहा कि उन्होंने एक निश्चित बार में उसकी परछाई देखी थी, यहाँ तक कि उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट में भिखारियों के एक समूह के बीच उसे देखे जाने की अफवाहें भी थीं। कई सिद्धांत थे, लेकिन श्री मोदी के बारे में सारी बातें सच थीं। क्राउन प्रिंस का बयान महज अक्कलबाजी थी। दक्षिणी शहर के एक घाट पर फटे पुराने कपड़े पहने, पुआल की टोपी पहने एक आदमी एक बड़ा सा बैग लिए प्रतीक्षा में खड़ा था। गल्प गल्प, एक तेज आवाज गूंजी और तुरंत ही एक व्यक्ति शिपिंग कंटेनर से बाहर निकल आया। हे श्रीमान युवराज, बहुत दिनों बाद मिले। गोदी के पास खड़े आदमी ने दो पीले सड़े हुए दांत दिखाए। सभी चीजों के स्वामी, मुझे अभी समुद्र में ले चलो, श्री क्राउन प्रिंस ने तत्काल चिल्लाकर कहा। सामान्य नियम के अनुसार बंदरगाह से निकलने पर 10 लाख का खर्च आता है, मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। 10 लाख कोई समस्या नहीं है, श्री क्राउन प्रिंस ने तुरंत एक काला बैग उछाल दिया। मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स ने उसे पकड़ लिया, उसके अंदर झांका और उसका भार महसूस करते हुए हंसते हुए कहा, इस पर चढ़ जाओ। श्री क्राउन प्रिंस नौक पर चढ़े और जाते समय जियागुआई शहर की धुंधली रूपरेखा को देखकर गरजे, अर्जुन रायजादा, मैं एक दिन वापस आऊंगा। मैं तुमसे अपने अपमान का 1000 गुना बदला लूंगा। क्राउन प्रिंस पार्टी के पतन से यान बुआ को गहरा सदमा पहुंचा। यान बुआ ने उसी रात एक आपातकालीन बैठक बुलाई। श्री क्राउन प्रिंस के पतन ने वास्तव में यान बुआ में बेचैनी की भावना पैदा कर दी। आखिरकार पूरे जियांगहुआई शहर में श्री क्राउन प्रिंस को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जा सकता है। भले ही वह अपने स्तर पर नहीं था, लेकिन अर्जुन रायजादा ने अपनी ताकत से क्राउन प्रिंस पार्टी के प्रभाव को एक पल में मात्र एक स्मृति तक सीमित कर दिया था। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आखिर हुआ क्या है? यान बुआ का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था जब वह विभिन्न रैंकों के फ्लेम ड्रैगन गैंग नेताओं से भरे बैठक कक्ष में बोल रहा था। उनमें से कुछ उच्च समाज के व्यक्ति थे, कुछ परोपकारी थे, कुछ सिविल सेवक थे, अन्य सामाजिक लोग थे। संक्षेप में, फ्लेम ड्रैगन गैंग का प्रभाव जियागुआई शहर के हर कोने में व्याप्त था। एकत्रित सदस्य दो पक्षों में बंट गए और यान बुआ के सामने बाईं और दाईं ओर खड़े हो गए। हर एक ने सिर झुका लिया। बॉस, सच तो यह है कि इस बार अर्जुन रायजादा ज्यादा चालाक हो गया है। एक तेज नाक वाला आदमी तुरंत आगे आया और बोला, वह मिस्टर अर्जुन रायजादा से सीधे टकराव के लिए नहीं गया था, राजकुमार। इसके बजाय उन्होंने श्री मोदी पर हमला किया। क्राउन प्रिंस की कमजोरी, जो निश्चित रूप से सिर्फ उनकी ही नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड में हर किसी के लिए एक घातक स्थान है। ऐसा कैसे? यान बुआ ने तुरंत पूछा। अंडरवर्ल्ड में जो लोग बॉस बन जाते हैं, उनके लिए सब कुछ चेहरे की बात होती है, नुकीली नाक वाले आदमी ने यान बुआ को घूरते हुए कहा। ये सब सम्मान पाने और अपने छोटे भाइयों को हर दिशा से अपने शरीर के कंपन के साथ आपके पास लाने के बारे में है। लेकिन जब कोई बड़ा भाई अपनी प्रतिष्ठा खो देता है, अपनी गति खो देता है, तो अनिवार्य रूप से वह बड़ा भाई खत्म हो जाता है। अर्जुन रायजादा द्वारा श्रीमान को अपमानित करने के बाद क्राउन प्रिंस ने अपने विकृत तरीकों से श्री मोदी के सभी कार्यों को विफल कर दिया। क्राउन प्रिंस के अधीनस्थ लोग बिखर गए। कोई भी ऐसे बॉस का पीछा करने को तैयार नहीं था जिसे इस तरह से अपमानित किया गया था। और श्री क्राउन प्रिंस इतना चतुर था कि उसे पता था कि उस समय उसे सड़क पर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अनुयायियों के बिना वह एक साधारण कमांडर से बेहतर नहीं होगा। इसलिए लगभग सभी लोग जो श्रीमान के प्रति द्वेष रखते थे, क्राउन प्रिंस उसे ढूंढने आएंगे। झुकी हुई नाक वाले व्यक्ति का विश्लेषण तीक्ष्ण था और यह यान बुआ के लिए भी गहरा चौंकाने वाला था। झुकी हुई नाक वाले व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों ने यान बुआ में भी भय की भावना पैदा कर दी। जो लोग यान बुआ को इस हद तक हिला सकते हैं, उन्हें अब धन की परवाह नहीं है, उन्हें तो सत्ता और प्रतिष्ठा की परवाह है। यान बुआ स्वयं को श्रीमान के रूप में कल्पना करने से नहीं रोक सके। युवराज, यदि एक दिन अर्जुन रायजादा उसकी गांड में स्टील का पाइप डाल दे, तो क्या वह फिर भी जियांगहुआई शहर में शामिल हो सकेगा? जवाब असंभव था। इसलिए यान बुआ के दिल में डर की लहरें उठ रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, अरे अर्जुन रायजादा, तुम सच में बहुत निर्दयी हो। क्या तुम किसी की नसें नहीं मरोड़ रहे हो, उसका चेहरा नहीं नोच रहे हो और उसका खून नहीं पी रहे हो? दांत पीसते हुए यान बुआ ने कहा, अरे क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? बड़े भाई, अगर आप मुझसे पूछें तो आप किसी से लोहे का एक अंडरवियर बनवा सकते हैं। स्टील पाइप की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक हैंडगन भी इसे भेद नहीं पाएगी। उसके बगल में खड़े एक छोटे भाई ने तुरंत सुझाव दिया। फट! कई छोटे भाई, जिनकी हंसी की सीमा कम थी, इस दृश्य को देखकर तुरंत हंस पड़े। वे बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाए, उनके चेहरे लाल हो गए और उनके शरीर कांपने लगे। अरे, ऐसी मूर्खतापूर्ण विधि वास्तव में सोची जा सकती है, और यह अनिश्चित था कि यान बुआ इसके बारे में क्या सोचेगा। सभी ने एक साथ यान बुआ की ओर देखा। यान बुआ ने एक क्षण सोचा और फिर तुरंत अपना हाथ हिलाया। नहीं, ये तरीका काम नहीं करेगा। गैंग लीडर, अगर आप मुझसे पूछें तो बेहतर होगा कि इसे सीधे ही कर दिया जाए। अर्जुन रायजादा से छुटकारा पाना सबसे अच्छा तरीका होगा।
उसके बगल में खड़ा एक छोटा भाई तुरंत चिल्लाया, ये सही है, ये तरीका सबसे अच्छा है। छोटे भाइयों ने एक साथ सिर हिलाया। यान बुआ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मन ही मन सोचा कि ऐसा लगता है कि उसे काम में तेजी लाने की जरूरत है। तभी एक ठंडी हवा चली। यान बुआ की आंखें एक पल में चौड़ी हो गईं। एल्डर मियाजू आ गए थे। यान बुआ ने जल्दी से कहा, आज के लिए इतना ही काफी है। अब यहाँ से चले जाओ, मुझे पता है कि क्या करना है। हाँ, गिरोह का नेता। इसके बाद छोटे भाई तितर बितर हो गए। सभी लोग सम्मेलन कक्ष में ही गायब हो गए। तभी एक काली परछाई शून्य से निकलती हुई दिखाई दी। वह आगे बढ़ा और सम्मेलन कक्ष में प्रवेश किया। एक भयावह मुस्कान दिखाते हुए बोला, आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं आदरपूर्वक एल्डर मियाजू का स्वागत करता हूँ। यान बुआ ने जल्दी से हाथ जोड़कर झुककर अभिवादन किया। बकवास बंद करो और मुद्दे पर आओ। उस आदमी ने फेसबुक का मुखौटा पहन रखा था, जिससे उसका असली चेहरा देखना असंभव था। उस आदमी की प्रभावशाली उपस्थिति के तहत यान बुआ ने जल्दी से एक कॉल लार निगल ली और फिर कहा, मैं एल्डर मियाजू से एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए कहना चाहूंगा। ये कौन है? एल्डर मियाजू ने उत्सुकता से पूछा। बस एक साधारण व्यक्ति, यान बुआ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बात बस इतनी है कि मेरे लिए कार्रवाई करना ज्यादा परेशानी भरा है, इसलिए मैं एल्डर मियाजू से कार्रवाई करने के लिए कहना चाहूंगा। हम कीमत पर बातचीत कर सकते हैं। 10 लाख और 5 खूबसूरत महिलाएं, एल्डर मियाजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, यान बुआ ने तुरंत सिर हिलाया। फिर उन्होंने अर्जुन रायजादा की तस्वीर एल्डर मियाजू को सौंप दी। फोटो प्राप्त करने के बाद एल्डर मियाजू ने लंबे समय तक इसकी जांच की, भौहें चढ़ाईं और बुदबुदाया, यह आदमी परिचित क्यों लग रहा है? क्या आप उसे जानते हैं, एल्डर मियाजू? यान बुआ तुरंत घबरा गया। इस विशाल दुनिया में बहुत सारे लोग एक जैसे दिखते हैं। अगर 2 लोग कुछ हद तक एक जैसे दिखते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एल्डर मियाजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर तस्वीर में आग लगा दी। हाँ, मैं बहुत अहंकारी था। यान बुआ ने तुरंत सिर हिलाया। याद रखना, पैसे खाते में डाल देना और मेरे लिए औरतें भी तैयार कर लेना। ये कहकर एल्डर मियाजू फिर से हवा में गायब हो गए। जब तक यान बुआ ने ऊपर देखा, एल्डर मियाजू बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। यान बुआ ने धीरे से कहा, सचमुच वह एक गुरु है। वह बिना किसी छाया के आता है और बिना किसी निशान के चला जाता है। मैं कब उनके दल में शामिल होने के योग्य हो पाऊंगा? 189 अध्याय 181 अध्याय 178 भाई अर्जुन अमर रहे। यान बुआ को डूम्सडे परिवार के प्रत्येक बुजुर्ग के मार्शल कौशल से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वह स्वयं डूम्सडे परिवार का सदस्य था। वह केवल एक परिधीय सदस्य था और मुख्य शिष्यों में से नहीं था। डूम्सडे परिवार के प्रत्येक मुख्य शिष्य के पास दीवारों के ऊपर से उड़ने और शून्य में कदम रखने जैसी क्षमताएं थीं। उनमें से प्रत्येक में सामान्य लोगों से कहीं अधिक क्षमताएं थीं। इस प्रकार उन्हें प्रलय दिवस संगठन कहा गया, जिसका अर्थ था कि वे दुनिया को समाप्त कर सकते हैं। यद्यपि वह आंतरिक शिष्य नहीं बन सका, लेकिन डूम्सडे परिवार में शामिल होने से यान बुआ पहले से ही बहुत संतुष्ट था। अर्जुन रायजादा, फैंगजी और अन्य लोगों के साथ उत्तरी शहर जिले में वापस यूनिवर्सिटी सिटी लौट आए। कई छोटे भाई प्रवेश द्वार पर अर्जुन रायजादा और अन्य लोगों का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। अर्जुन रायजादा को देखकर वे सभी खुश हो गए, क्योंकि उन्हें दक्षिणी जिले में क्राउन प्रिंस की स्थिति के बारे में पहले से ही खबर मिल चुकी थी। अर्जुन रायजादा ने केवल 1 दर्जन लोगों के साथ मिलकर क्राउन प्रिंस को बुरी तरह पीटा था और यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस का गुलदाउदी भी फोड़ दिया था। भाई अर्जुन महान है, भाई अर्जुन अमर रहें। सभी लोग खुशी से उछल पड़े और एक साथ जयकार करने लगे। स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह के बैठक कक्ष में अर्जुन रायजादा बैठक की मेज के शीर्ष पर कुर्सी पर बैठ गया और फिर अपनी नजर वहां उपस्थित लोगों पर घुमाई। बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह का मुख्य सदस्य था और गिरोह के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता था। इसलिए अर्जुन रायजादा उन पर बहुत भरोसा करता था। भाइयों, इस बार क्राउन प्रिंस को मारने के बाद वह निश्चित रूप से अब जियांगहुआई शहर में नहीं रह सकता। अर्जुन रायजादा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसके 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा करना होगा। भाई अर्जुन, क्राउन प्रिंस अब जियांगहुआई शहर में क्यों नहीं रह सकते? भीड़ ने उत्सुकता से पूछा। अरे, क्या ये स्पष्ट नहीं है? फैंग झिक्सियाओ मुस्कुराया। क्राउन प्रिंस का गुलदाउदी भाई अर्जुन द्वारा फोड़ दिया गया था। पुती, ये तुम ही थे बच्चे जिसने इसे फोड़ दिया। अर्जुन रायजादा ने उसे सीधे डांटते हुए कहा, ये बच्चा वास्तव में एक कहानी गढ़ सकता है, जिससे लगभग गलतफहमी पैदा हो सकती है। फैंग झिक्सियाओ का चेहरा अजीब हो गया जब उसने कहा, भाई अर्जुन, यह मेरे द्वारा नहीं किया गया था। मैंने इसे स्टील पाइप से फोड़ दिया और यहाँ तक कि गंदगी भी फैला दी। बकवास। हा, भीड़ में हंसी फूट पड़ी। ठीक है, बस इतना ही। दक्षिणी जिले में हमें पैशन बार और रोलिंग स्टोन बार पर कब्जा करना होगा। अर्जुन रायजादा ने गंभीरता से कहा, भौगोलिक दृष्टि से पैशन बार दक्षिणी और मध्य शहर क्षेत्रों के जंक्शन पर है और यूनिवर्सिटी सिटी शहर के केंद्र से दूर नहीं है, इसलिए पैशन बार पर कब्जा करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर रोलिंग स्टोन बार दक्षिणी जिले के चाइनाटाउन के सबसे अव्यवस्थित हिस्से में स्थित है।
उस स्थान पर कब्जा करना हमारी खुफिया प्रणाली के विकास के लिए लाभदायक है। हाँ, सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हमारे पास कम लोग हैं, इसलिए हम धीरे धीरे ही विकास कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में जब हमारे पास ज्यादा लोग होंगे तो मैं दक्षिणी जिले को अपने हाथ में लेना चाहूंगा। अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई अर्जुन महान है, भाई अर्जुन अमर रहें। सभी ने उत्साहपूर्वक जयकार की। हर कोई स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह को जियागुआई शहर में नंबर 1 गिरोह के रूप में विकसित करने के लिए उत्सुक था। हालांकि स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह की वर्तमान ताकत सीमित थी और उनके क्षेत्र का विस्तार करना मुश्किल था। विस्तार के लिए दबाव डालने से वे लालची तो दिख सकते हैं, लेकिन निगलने में असमर्थ, जैसे कि एक सांप हाथी को खाने का प्रयास करता है। देर रात तक गिरोह की बैठक करने के बाद जब वे घर पहुंचे तो सुबह का समय हो चुका था। क्राउन प्रिंस पार्टी के पतन ने अर्जुन रायजादा की भविष्यवाणी की पुष्टि की, जिससे छोटे भाई खुशी से उछल पड़े और उत्साह से अभिभूत हो गए। फिर फैंग जिक्सियाओ और दाहेई के नेतृत्व में वे दक्षिणी जिले में घुस गए। इस कदम से हेवनली रिवर्सल गैंग के जुआगर की ताकत लगभग समाप्त हो गई, जिससे उस पर होने वाले किसी भी संभावित हमले में जीत सुनिश्चित हो गई। फिर भी इस समय स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह अपनी शक्ति के चरम पर था। कौन बाघ के साथ पानी का परीक्षण करने का साहस करेगा? फैंग जिक्सियाओ ने 30 से अधिक लोगों के साथ पैशन बार पर कब्जा कर लिया और दाहेई ने जियांग वेई के साथ मिलकर कुल 50 से अधिक लोगों के साथ रोलिंग स्टोन बार पर कब्जा कर लिया। रोलिंग स्टोन बार एक विशेष मामला था, जहां पहले दक्षिणी जिले के 30 लोगों के एक छोटे गिरोह ने कब्जा कर रखा था। दाहेई को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे पहले से ही बार पर कब्जा कर चुके थे। उन्होंने अपने आदमियों को सीधे लड़ाई में उतार दिया और एक छोटी सी लड़ाई के बाद विपक्ष ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह का मात्र उल्लेख ही उन्हें भयभीत कर देने के लिए पर्याप्त था। परिणाम स्वरूप हेवनली रिवर्सल गैंग ने जियागुआई शहर के अंडरवर्ल्ड के पदानुक्रम में एक और पायदान ऊपर चढ़ लिया और एक ऐसा गिरोह बन गया जिसके बारे में शहर में हर कोई जानता था। क्या आपने स्वर्गीय उलटफेर गिरोह के बारे में सुना है? मुझे कैसे पता नहीं चल सकता? क्या ये फैंग जिक्सियाओ द्वारा बनाई गई घिनौनी योजनाएं नहीं है? इस मिल्कसॉप्रेड स्कार्फ बकवास का क्या मतलब है? ये लोग कौन हैं? हे, अब वे जियागुआई शहर में एक शक्तिशाली गिरोह माने जाते हैं। उन्होंने न केवल यूनिवर्सिटी सिटी में जुआगर स्थापित कर लिए हैं, बल्कि श्रीमान के 2 मोबाइल फोन भी छीन लिए हैं। क्राउन प्रिंस के क्षेत्र। स्वर्गीय उलटफेर गिरोह के बारे में खबर पूरे जियांगहुआई शहर में चर्चा का विषय थी। कुछ लोगों का मानना था कि यह गिरोह तो बस एक क्षणिक घटना थी और शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। अन्य लोगों का कहना था कि हेवनली रिवर्सल गैंग एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यह निश्चित रूप से फ्लेम ड्रैगन गैंग को पीछे छोड़ देगी। किसी भी मामले में फैंग जिक्सियाओ और उनके स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह ने जनता की रुचि को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया था। 2 दिन बाद एक साफ सुबह अर्जुन रायजादा काम पर चला गया। जब वह शहर के केंद्र से गुजरा तो आगे की सड़क इतनी भीड़भाड़ वाली थी कि वह आगे नहीं बढ़ सका। सुबह सुबह यातायात को नियंत्रित करने के लिए कोई यातायात पुलिस नहीं थी। अर्जुन रायजादा अपनी कार से बाहर कूद पड़े और भीड़ में घुस गए, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से उत्साह को देखने के लिए इच्छुक थे, जो कि एक विशिष्ट चीनी विशेषता है। अर्जुन रायजादा भी चीनी था और जब वह अंदर घुसा तो उसे आश्चर्य हुआ कि फुटपाथ पर सफेद कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ था और वहां खड़ी भीड़ ने मुख्य सड़क पर भी कब्जा कर लिया था। जब अर्जुन रायजादा ने बूढ़े आदमी को देखा तो वह तुरंत दंग रह गया, क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था। ये वही वृद्ध व्यक्ति था जिसने तियानिया ग्रुप में साक्षात्कार के दौरान उसे अपना दामाद बनाने का प्रस्ताव दिया था। अर्जुन रायजादा जल्दी से उस बूढ़े आदमी को उठाने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसके बगल में खड़े एक युवक ने उसे रोकते हुए कहा, भाई उसे मत छुओ वरना तुम मर जाओगे। क्यों? अर्जुन रायजादा चौंक गया। अफसोस, यहाँ बहुत सारे घोटालेबाज हैं और विभिन्न घोटाले अंतहीन हैं। युवक ने समझाया, नानजिंग पेंगयू मामला, ग्वांगडोंग फोशान घोटाला मामला। इन मामलों से पता चला है कि पृथ्वी अब सभ्य लोगों के लिए जगह नहीं रही। तो फिर मंगल ग्रह पर चले जाओ। अर्जुन रायजादा ने गाली दी, फिर जल्दी से बूढ़े आदमी को जमीन से ऊपर उठाया। युवक, हम जानते हैं कि तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन यदि तुम अभी उसकी मदद करते हो और वह बाद में मुआवजा मांगता है तो तुम अपने माता पिता का सामना कैसे करोगे? तुम अपना सामना कैसे करोगे? ये सही है। अभी 2 दिन पहले ही गुआंगडोंग में एक घोटाले का मामला सामने आया था। कोई व्यक्ति जिसकी नीयत अच्छी थी मदद करने गया और अंततः उस पर आरोप लगा दिया गया और उसे 2 लाख रुपये देने पड़े। आसपास की भीड़ ने अपनी अपनी राय साझा की, उम्मीद करते हुए कि अर्जुन रायजादा बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं करेगा, और उसे बताया कि किसी ने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। पुलिस के आने का इंतजार करना ही ठीक होगा। बूढ़े साहब। अर्जुन रायजादा ने तुरंत बूढ़े आदमी पर सीपीआर किया, उसके फिल्ट्रम को चुटकी काटी और मुंह से मुंह लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। आपातकालीन उपायों की एक श्रृंखला के कारण वृद्ध व्यक्ति की हृदय गति बढ़ गई तथा उसकी नाड़ी पुनः धड़कने लगी। इसी समय पुलिस आ गई और भीड़ ने रास्ता बनाने के लिए रास्ता बना लिया। झांग यांटोग कई अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। रास्ता बनाओ, झांग यांटोग ने उत्सुकता से पुकारा। घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्होंने पास के अस्पताल से एम्बुलेंस बुला ली थी, लेकिन वह अभी तक नहीं पहुंची थी।
जब झांग यानतोग भीड़ में पहुंची तो अर्जुन रायजादा को बूढ़े आदमी को बचाने की कोशिश करते देखकर वह हैरान रह गई और बोली, अर्जुन रायजादा, क्या ये तुम हो? कैप्टन झांग, जल्दी से मदद के लिए आओ, बूढ़े आदमी की हालत बहुत खराब है। अर्जुन रायजादा चिल्लाया। तुरंत झांग यानतोग तुरंत अर्जुन रायजादा की सहायता के लिए शामिल हो गया। जब बूढ़े व्यक्ति को जोर से खांसी आए और उसने मुंह में गाढ़ा कफ थूक दिया, तब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे का मोम जैसा पीलापन भी कुछ गुलाबी हो गया। जब उसने आसपास की भीड़ को देखा, जिनमें से प्रत्येक दूर की ओर देख रहा था, तो उसे तुरंत समझ आ गया। अर्जुन रायजादा को देखकर उसने आह भरी, युवक, धन्यवाद। बूढ़े साहब, मुझे धन्यवाद क्यों? भविष्य में तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करोगे, हा हा। अर्जुन रायजादा खिलखिलाकर हंसा। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया और तुरंत अर्जुन रायजादा को पहचानते हुए बोला, जियाओ, ये तुम हो? आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए। तो ये युवक उस बूढ़े आदमी को जानता था। इस बिंदु पर भीड़ को अचानक राहत महसूस हुई। अभी कुछ देर पहले वे स्वयं को कुछ हद तक दोषी और अपर्याप्त महसूस कर रहे थे, लेकिन अब ये देखकर कि दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं, सभी का अपराधबोध तुरंत गायब हो गया। इसके बजाय उन्होंने स्वयं पर एक अच्छे व्यक्ति का लेबल लगा लिया। जहां तक अर्जुन रायजादा का सवाल है, उन्होंने मानसिक रूप से उस पर लगा एक अच्छे व्यक्ति का लेबल फाड़ दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि यह महज एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र की मदद करना था, तथा निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन रायजादा निश्चित रूप से किसी अजनबी की मदद नहीं करेगा। दुनिया को बचाना असंभव था। जब मानवीय गर्मजोशी गायब हो गई, जब सामाजिक नैतिकता में गिरावट आई, जब सद्गुण का अस्तित्व समाप्त हो गया, जब मानव हृदय ने अपनी प्राचीन ईमानदारी खो दी, क्या हम अभी भी नैतिक सिद्धांत के उस अंतिम टुकड़े को बचाए रख सकते हैं? नानजिंग पेंग्यू मामले ने चीनी नैतिकता को 20 वर्ष पीछे धकेल दिया। गुआंगडोंग लिटिल यू घटना ने हमारी राष्ट्रीय नैतिकता को प्राचीन काल में पीछे धकेल दिया। आज यदि आप दूसरों को नहीं बचाते तो कल यह उम्मीद मत रखिए कि कोई आपको बचाएगा। समाज का अर्थ है पारस्परिक सहायता और पारस्परिक लाभ। बिना कुछ दिए पाने की कल्पना मत करो। जागो देशवासियों। अर्जुन रायजादा के कार्यों ने झांग यानतोग को गहराई से प्रभावित किया। एक पुलिस अधिकारी के रूप में, जिसने सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया था और कई घोटाले के मामलों का सामना किया था, नानजिंग पेंग्यू मामले के बाद से कोई भी सड़क किनारे रहने वाले बुजुर्गों की मदद करने को तैयार नहीं था। अर्जुन रायजादा ने युवावस्था में ही मुसीबत में फंसे एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने की पहल की थी, जो चीनी विरासत में गहराई तक निहित एक प्रशंसनीय चरित्र विशेषता को प्रदर्शित करता है। 190 अध्याय 182 अध्याय 179 बुजुर्गों से मुलाकात। हालांकि दुनिया ठंडी है और हमारे देशवासियों की आंतरिक चमक पहले ही मंद हो गई है, यहाँ तक कि गायब हो गई है। तभी एम्बुलेंस तेजी से आए और अर्जुन रायजादा मुस्कुराया, बूढ़े आदमी, मैं आपको एम्बुलेंस पर ले चलता हूँ, अपना ध्यान रखना और ठीक हो जाना। मैं आपकी बेटी को बाद में फोन करूंगा। धन्यवाद नौजवान। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और सभी दर्शकों की ओर देखते हुए कहा, इतने सारे लोग देख रहे थे, फिर भी केवल तुम ही आगे आए। नौजवान, आपके कार्यों ने कई लोगों को शर्मिंदा किया है। ये कुछ भी नहीं है। अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। सबका इरादा अच्छा है, क्या किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया? इसके बाद नज ने वृद्ध व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लिटाया और एम्बुलेंस में धकेल दिया। पुलिस अधिकारी झांग यानतोग और संबंधित पक्ष भी घटनास्थल पर पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति को ले जाने के बाद भीड़ स्वाभाविक रूप से तितर बितर हो गई। यातायात जल्द ही पुनः सुचारू हो गया। अर्जुन रायजादा 10 मिनट देर से आए, लेकिन एक उपराष्ट्रपति के रूप में 10 मिनट देर से आना ऐसी बात नहीं थी जिस पर कोई टिप्पणी करने की हिम्मत कर सके। छोटी मेई ने अर्जुन रायजादा का मधुरता से स्वागत किया। अर्जुन रायजादा भी छोटी सुंदरी को चिढ़ाना नहीं भूली। छोटी मेई, क्या तुमने बन खाए हैं? मेरे पास है। लिटिल मेई अचानक चिल्लाई। जवाब देने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे अर्जुन रायजादा ने धोखा दिया था। उसने शर्माते हुए कहा, उपराष्ट्रपति, ये आप बहुत बुरे हैं। हाँ, अर्जुन रायजादा हंसा और जैसे ही वह मुड़ा, वह अचानक एक विशाल पहाड़ से टकरा गया। वह तुरंत पीछे हट गया और स्पष्ट रूप से देख लिया कि वह कौन था। अर्जुन रायजादा दंग रह गए और तेजी से अभिवादन किया। उपनिदेशक कियान, सुप्रभात। उपनिदेशक कियान ठंडे चेहरे के साथ, लेकिन जब उसने देखा कि यह अर्जुन रायजादा था, तो वह तुरंत मुस्कुराए और कहा, उपाध्यक्ष, आपको भी सुप्रभात। अर्जुन रायजादा अचानक हैरान रह गया। यह मोटी महिला इतनी विनम्र कब हो गई? क्या वह गलत दवा ले रही थी या उसे कोई भ्रम हो गया था? उपनिदेशक कियान अर्जुन रायजादा के पास से गुजरे, जो वहीं जमी खड़ी थी। फिर उसने अपने माथे को छुआ और धीरे से अपने चेहरे पर थपथपाया, यह महसूस करते हुए कि यह कोई सपना नहीं था। जैसे ही अर्जुन रायजादा लिफ्ट में दाखिल हुआ, दरवाजे खुल गए और जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, रिया ओबरॉय और लिन जिवेन जल्दी से बाहर आ गए। अरे श्रीमान ली! अर्जुन रायजादा ने बस हाथ हिलाया, लेकिन रिया ओबरॉय और लिन जिवेन पहले ही भाग गए थे, न केवल अभिवादन किए बिना बल्कि अपना सिर भी घुमाए बिना। अर्जुन रायजादा हक्का बक्का रह गया और बुदबुदाया, अरे आज सब कुछ इतना अजीब क्यों है? क्या इससे अधिक अजीब बात कुछ हो सकती है?
उसी समय मानव संसाधन निदेशक बाहर आए और अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से पूछा, निदेशक श्रीमान इतने व्यस्त क्यों हैं? ली आज इतनी जल्दी में क्यों है? ओह श्रीमान, ली के पिता बीमार पड़ गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसलिए वह दौड़कर आए हैं, मानव संसाधन निदेशक ने हंसते हुए कहा, फिर मुड़कर चले गए। तब अर्जुन रायजादा को राहत महसूस हुई। दोनों ही महिलाएं हृष्ट-पुष्ट थीं, फिर भी मानव संसाधन निदेशक उपनिदेशक कियान की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक समझदार थीं तथा अधिक मिलनसार थीं तथा उनमें दिखावटीपन नहीं था। फिर अर्जुन रायजादा अपने कार्यालय में दाखिल हुआ। उस दिन फोन फे काम पर नहीं आई थी। लियू शांग ने अर्जुन रायजादा को बताया कि फिल्म देखने जाते समय उसका टखना मुड़ गया था, जिससे उसके लिए घूमना फिरना असुविधाजनक हो गया था, इसलिए उसने आज बीमारी की छुट्टी ले ली थी। इस प्रकार अर्जुन रायजादा को राहत महसूस हुई। उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट परियोजना अभी भी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी और सभी भारी मशीनें पहले ही साइट पर पहुंच चुकी थीं। अर्जुन रायजादा ने जियांगहुआई शहर के एक प्रमुख रियल एस्टेट उद्यम सियांग ग्रुप की जांच शुरू कर दी थी, जिसे त्यानिया ग्रुप से गहरी नफरत थी। पिछली बार जब उन्होंने रियो ओबरॉय पर बंदूक से हमला किया था तो इसके पीछे सियांग ग्रुप का हाथ था। कुछ मुद्दे यदि बहुत लंबे समय तक अनसुलझे रहें तो लोगों को असहज कर सकते हैं, जैसे कि सियांग समूह जो रियो ओबरॉय पर हमले के बाद से शांत था, लेकिन झांग सियांग के व्यक्तित्व के अनुसार त्यानिया समूह पर हमला करना छोड़ना असंभव था। पूरे दिन डेटा खोजने के बाद अर्जुन रायजादा बहुत थक गया था और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, काम छोड़ने का समय आ गया था। उसने अपना चेहरा ठंडे पानी से धोया क्योंकि उसे पानी काफी ठंडा लग रहा था। उसे पता ही नहीं था कि नवंबर का मध्य आ चुका है। शरद ऋतु देर से आई, गिरे हुए पत्ते पीले पड़ गए, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। बाहर पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ रही थीं। शरद ऋतु आ गई थी। अर्जुन रायजादा ने आह भरी। शरद ऋतु फसल का मौसम था, लेकिन इस मौसम में उसने क्या काटा था? ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ अभी भी खाली हैं। नहीं, अर्जुन रायजादा ने तुरंत इस विचार का खंडन किया। वह खाली हाथ नहीं था। पिछले वर्ष उसे अपना प्यार जिया और वो मिल गया था और उनके पास भावुक भाइयों का एक समूह भी था, फैन जिक्सियाओ, दाजिया, हाउजी, दाहे। अर्जुन रायजादा के होंठ थोड़े मुड़े, जिससे एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। उन्होंने रियो ओबरॉय के कार्यालय की विशेष यात्रा की थी ताकि पता चल सके कि रियो ओबरॉय पूरे दिन कंपनी में नहीं आई थी, जिससे संकेत मिलता है कि रियो ओबरॉय के पिता गंभीर रूप से बीमार थे। जब वह त्यानिया समूह से बाहर निकला तो बाहर पहले से ही अच्छी रोशनी थी। गहरी शरद ऋतु में अंधेरा जल्दी ही छा गया। बाहर सभी लोग कोट और ओवरकोट पहने हुए थे तथा ठंडी हवा से बचने के लिए उनके कॉलर ऊपर उठे हुए थे। ठंडी हवा के पहले झोंके से जियांगहुआई शहर में तापमान में अचानक 8 डिग्री की गिरावट आए और तापमान गिरकर 10 डिग्री पर आ गया। परिचित शहर को देखते हुए जीवन हमेशा परिवर्तनों से भरा हुआ था। जिसे वह मूलतः एक अस्थायी आश्रय स्थल समझता था, वह अप्रत्याशित रूप से उसका स्थायी लैंडिंग शहर बन गया। यहाँ उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह प्यार करता था। अर्जुन रायजादा ने धुंधली हवा छोड़ी, जो हवा में अचानक एक दिल के आकार में बदल गई। जल्दी से वह अपनी छोटी सी ऑटो पर सवार होकर जियांगहुआई विश्वविद्यालय की ओर चल पड़ा। जियांगहुआई विश्वविद्यालय की सड़क पर पहले से ही दुकानें भरी हुई थीं। ठंडे मौसम का लाभ उठाते हुए कई लोगों ने पिछले साल के भंडारण से बचा हुआ जैकेट निकाल लिया था तथा उसे एक बड़ी क्लियरेंस सेल में बेच दिया था, इसलिए व्यापार में विशेष रूप से तेजी आई थी। इसके अलावा बारबेक्यू स्वाभाविक रूप से कई लोगों के लिए पसंदीदा बन गया और वहां की ठंडी सर्दियों में कुछ सीख खाना विशेष रूप से आरामदायक था। ठंड के बावजूद छात्रों को टहलने के लिए बाहर आने से नहीं रोका जा सका। लियू मोमो का बारबेक्यू स्टॉल असाधारण रूप से लोकप्रिय था। सभी टेबलें भरी हुई थीं और वहां लोग कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। अधिकांश लोगों की निगाहें लियू मोमो के व्यस्त व्यक्तित्व पर टिकी थी। ये प्यारी सी सुंदरी जो जहां भी जाती हमेशा ध्यान का केंद्र बन जाती थी। उसकी हर हरकत, हर मुस्कान लगभग हर आदमी के दिल को छू जाती थी। भाई अर्जुन, लियू मोमो ने अचानक अर्जुन रायजादा को देखा और तुरंत उसकी ओर हाथ हिलाया। मोमो, क्या तुम आज व्यस्त हो? अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, जाहिर है हर दिन बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मैं भाई अर्जुन से मिलने नहीं आ सका। ऐसा लगता है कि भाई अर्जुन भी व्यस्त है। मैं हाल ही में आपके बारे में तरह तरह की अफवाहें सुन रहा हूँ, इसलिए मोमो भाई अर्जुन के लिए काफी चिंतित है। मूर्ख लड़की, भाई अर्जुन ठीक है, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन रायजादा ने लियू मोमो के माथे से बालों का एक गुच्छा हटाते हुए कहा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ज्यादा देर तक काम मत करो। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप हमेशा भाई अर्जुन से पूछ सकते हैं। हे, लियू मोमो खिलखिलाकर हंसी, ये सुनकर कि भाई अर्जुन उसकी इतनी परवाह कर रहे हैं। वह चुपचाप चली गई और अर्जुन रायजादा के चेहरे पर एक चुंबन देते हुए कहा, भाई अर्जुन, ये तुम्हारा इनाम है। हाँ, अर्जुन रायजादा खिलखिलाकर हंसा। आसपास के सभी पुरुष छात्र गुस्से से अर्जुन रायजादा को देख रहे थे। अगर दिखावे से जान जा सकती तो अर्जुन रायजादा कई बार मर चुका होता। सौभाग्य से अर्जुन रायजादा में दबाव के प्रति मजबूत प्रतिरोध था, जिससे वह उन सभी घूरने वाली निगाहों को रोक लेता था।
लियू मोमो ने मुड़कर अर्जुन रायजादा के लिए एक मेज खाली कर दी। मूल रूप से उस टेबल का उपयोग सामग्री रखने के लिए किया जाता था, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे कुछ पुरुष छात्र असंतुष्ट हो गए। लियू मोमो, हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और कोई सीट नहीं है, तो उसे आते ही जगह क्यों मिल जाती है? लड़कों के सवाल का सामना करते हुए लियू मोमो ने सभी को दिल तोड़ने वाला जवाब दिया, क्योंकि यह भाई अर्जुन की आरक्षित सीट है। सभी ने अपना सिर झुका लिया, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनकी आंखें तीव्र क्रोध से भरी हुई थी, मानो वे अर्जुन रायजादा को पकड़कर पीटना चाहते हो। अर्जुन रायजादा ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसे भूल जाओ, मैं इस स्थान के लिए तुमसे नहीं लड़ूंगा। आप लोग इसे ले सकते हैं। हम बहुत बुद्धिमानी भरा फैसला। उनमें से कुछ लोग बेरुखी से मेज पर बैठ गए। जैसे ही लियू मोमो आगे बढ़कर उन्हें रोकने वाली थी, अर्जुन रायजादा ने उसे रोक लिया। लियू मोमो ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई अर्जुन, उनसे मत डरो, वे सिर्फ हमारी कक्षा के छात्र हैं। मूर्ख लड़की, तुमने भाई अर्जुन को कब किसी से डरते देखा है? मुझे अभी खाने का मन नहीं कर रहा है। अर्जुन रायजादा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई अर्जुन मोमो के साथ कुछ काम का बोझ बांटने की योजना बना रहे हैं। सचमुच? लियू मोमो ने खुशी से कहा। बेशक, भाई अर्जुन ने तुमसे कब झूठ बोला है? अर्जुन रायजादा ने उसे सख्त नजर से देखा। ये सच है। लियू मोमो ने तुरंत सिर हिलाया। फिर अर्जुन रायजादा ने लियू मोमो को मेमने, गाय के मांस और विभिन्न सब्जियों को काटने में मदद की। दोनों लोग व्यस्तता से आनंद ले रहे थे और श्रीमती अपनी बेटी को इतना खुश और धन्य देखकर लियू को भी स्वाभाविक रूप से खुशी महसूस हुई। वह हमेशा अपनी बेटी को अर्जुन रायजादा के साथ रहने देने में हिचकिचाती रही थी, लेकिन अब उसे रोकने की जरूरत महसूस नहीं हुई। श्रीमती लियू को ये बात समझ में आ गई थी कि जब तक उसकी बेटी खुश है, तब तक ये मायने नहीं रखता कि वह किस तरह के आदमी के साथ है। चाहे वह अमीर हो या गरीब, बशर्ते उसका चरित्र अच्छा हो। और इस अवधि में उसे देखने के बाद श्रीमती गांधी ने कहा कि वह अमीर हो या गरीब, बशर्ते उसका चरित्र अच्छा हो। लियू ने पाया कि अर्जुन रायजादा वास्तव में एक अच्छा युवक था। वाह भाई अर्जुन, क्या आपको पदोन्नति मिल गई? लियू मोमो ने अचानक अर्जुन रायजादा की छाती पर एक बैज देखा और उत्साहित होकर कहा, भाई अर्जुन वास्तव में अब तियान्या समूह के उपाध्यक्ष है। हे, अस्थायी रूप से? मैं अभी तक स्थायी कर्मचारी नहीं हूँ। अर्जुन रायजादा ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, ये जानते हुए कि अगर उत्तरी शहर जिले में परियोजना विफल हो गई, तो न केवल वह सड़कों पर आ जाएगा, बल्कि तियान्या समूह को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। भाड़ में जाओ। अर्जुन रायजादा ने हल्के से जियाओ के गले में पड़े लाल दुपट्टे को खींचा। फैंग जिक्सियाओ जल्दी से आया, अर्जुन रायजादा को बांह से पकड़ा और उसे सबके सामने लाया। चिल्लाया, भाइयों, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, भाई अर्जुन। भाई अर्जुन, भीड़ ने तुरंत चिल्लाकर कहा। उनमें से प्रत्येक को अभी अभी 5000 युआन प्राप्त हुए थे और वे उत्सुकता से भर गए थे तथा तुरंत ही स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह के लिए काम शुरू करने के लिए तैयार थे। हे, अब से सभी लोग कड़ी मेहनत करो। स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह ज्वाला ड्रैगन गिरोह नहीं है, ये क्राउन प्रिंस पार्टी नहीं है। हमारे गिरोह में सभी भाइयों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। कोई उच्च या निम्न पद नहीं है, कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं है, केवल भाई है। अर्जुन रायजादा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यद्यपि भीड़ को अर्जुन रायजादा का मतलब पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली, हर कोई एक भाई था। शायद आगे चलकर वे भाईचारे का अर्थ और गहराई से समझ सकेंगे। हो सकता है कि अभी के लिए अगर कोई पूछे कि भाई क्या होता है, तो कोई जवाब दे, भाई वह होता है जो जरूरत पड़ने पर आपकी सेवा करने के लिए स्त्री बन सकता है। लेकिन भविष्य में वे निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। उद्घाटन के एक महीने बाद हेवनली रिवर्सल गैंग के कैसीनो ने 3 मिलियन युआन से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया था। हालांकि यह फ्लेम ड्रैगन गैंग के कैसीनो की कमाई से मेल नहीं खाता था, लेकिन फैंग जिक्सियाओ के लिए ये खगोलीय था। सौभाग्यवश धीरे धीरे उन्होंने बड़ी रकम संभालने की आदत डाल ली। कैसीनो के खर्च और आय को सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता थी। फैंग जिक्सियाओ खातों को रखने के लिए एक अकाउंटेंट को नियुक्त करने के लिए जोर दे रहा था, लेकिन उसे एक जासूस से सामना होने का भी डर था, जो अगर गिरोह के आंतरिक डेटा पर कब्जा कर लेता तो स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह का अंत हो सकता था।